हेलो माय डियर टेंथीज। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होगी। कुछ स्टूडेंट्स बहुत फियरसम होंगे, बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा। हाँ, लगने वाली बात भी है क्योंकि एग्जाम जो है वो 3 दिन बाद है। सो आपकी एंजाइटी और आपके फियर को कम करने के लिए आज मैं आपके लिए पेनेशियस सीरीज ऑफ पोइट्री लेकर आया हूं। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको पोइट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे कीवर्ड्स दूंगा जो आप अपने अगर आंसर फ्रेमिंग में यूज करेंगे तो वो आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। यस, एग्जैक्टली। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। मैं कोई पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, जस्ट बिकॉज आई नो कि पीडीएफ से पढ़ने में कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए आज मैं आपको स्क्रीन पर ही सारी चीजें लिखाऊंगा और आपको हैंड टू हैंड कुछ ऐसी फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस, कुछ ऐसे कीवर्ड्स दूंगा पोम से रिलेटेड जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे आपके आंसर फ्रेमिंग में। और अगर आप उनको यूज करेंगे अपने आंसर कंस्ट्रक्शन में तो आई गारंटी इट टू यू, टीचर विल बाउंड टू अवॉर्ड मार्क्स टू यू। राइट? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं अपने साथ तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपने लिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स छांट के रखिए जो आपको याद रहे और आप उनको अपने आंसर फ्रेमिंग में यूज कर पाए। राइट? सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म, मेरा स्मार्ट गुरु। मैं हूं आपका एजुकेटर ऑफ इंग्लिश, विभांशु सक्सेना। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, आज हम सीखते हैं कुछ कीवर्ड्स जो हमारे लिए रामबाण साबित होंगे। राइट? तो सबसे पहले समझिए कि हमारी जो पोइट्री है वो कितने मार्क्स की आती है। हमारी जो पोइट्री है वो 14 मार्क्स कवर करती है। यस बेटा, 14 मार्क्स कवर करती है। कैसे? एक तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आता है, कितने मार्क्स का? एक हमारे पास एक्सट्रैक्ट आता है 5 मार्क्स का। एक हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, वो कितने मार्क्स का आता है? वो 3 मार्क्स का आता है। और एक हमारे पास लॉन्ग आंसर आता है पोएट्री से ही, वो कितने मार्क्स का आता है? वो हमारे पास बेटा 6 मार्क्स का आता है। तो इन दिस वे इट कवर्स हाउ मेनी मार्क्स? इट कवर्स 14 मार्क्स। राइट? सो ये 14 मार्क्स आज आपको इस पूरी वीडियो के थ्रू कवर होने वाले हैं अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पोएम, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइट? So as you can see, this is our NCERT PDF of a poem, Dust of Snow. As I already promised to you कि इस पोम में मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन का टाइम ही नहीं बचा बेटा। अब तो सिर्फ हमें क्या याद करना है? अब तो हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स याद करने हैं कि अगर इस पोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है और अगर हम उन कीवर्ड्स को अपने उस आंसर में डाल देते हैं तो गारंटेड टीचर हमें मार्क्स देने के लिए बाउंड हो जाएगा। यस, तो आइए शुरू करते हैं उन कीवर्ड्स को, देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो किस किस पोम में हमारे यूज होंगे। राइट? तो सबसे पहली पोम है हमारे पास डस्ट ऑफ स्नो। तो बेटा बहुत आराम से समझते जाइएगा, कोई पीडीएफ नहीं है, जो समझना है सिर्फ यही समझना है। तो सबसे पहले लिखा है डस्ट ऑफ स्नो। किसने लिखी है? याद रखना है, किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। एक बात समझ लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो नेचर स्पोर्ट के नाम से बड़े फेमस हैं। किस नाम से फेमस है? नेचर स्पोर्ट के नाम से बड़े फेमस हैं। तो उन्होंने नेचर के कुछ एस्पेक्ट लिए हैं इस पोम में, डस्ट ऑफ स्नो में, जिसके थ्रू उन्होंने नेचर को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है थ्रू टू थिंग्स, गुड ओमेन एंड बैड ओमेन। ध्यान रखिए, पहले तो आप ये समझिए डस्ट ऑफ स्नो क्या है। डस्ट ऑफ स्नो मींस पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के कुछ पार्टिकल्स। अब इस पोम के थ्रू वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं? इस पोम के थ्रू वो हमें दिखाना चाहते हैं कि वी पीपल हैव सेग्रीगेटेड द नेचर इनटू टू पार्ट्स, गुड ओमेन और बैड ओमेन। क्या होता है ये बैड ओमेन और गुड ओमेन? अभी समझते हैं, एक मिनट बस बने रहिए। राइट? गुड ओमेन होता है शगुन और बैड ओमेन होता है अपशगुन। हमने क्या किया? हमने नेचर को इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए कैसे। सबसे पहले हमने लिया क्रो। क्रो हम मानते हैं बैड ओमेन बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ हार्श वॉइस। ठीक है? यानी कि कौवा घर पे आ जाता है, मान लेते हैं अरे यार कौवा घर पे आ गया,
ये कैसे हो गया यार, आज तो कुछ दिन बुरा जाने वाला है, राइट। दूसरा इन्होंने बैड ओमेन लिया जो हम लोगों के अकॉर्डिंग है, वो कौन सा लिया इन्होंने, हैमलॉक ट्री। ठीक है, कौन सा ट्री, हैमलॉक ट्री, जिसको हम क्या मानते हैं, हैमलॉक ट्री को हम मानते हैं कि ये एक पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है आपका, ध्यान रखिएगा, पॉइजनस ट्री। ठीक है, दोनों ही जो एस्पेक्ट लिए हैं, क्रो और हेमलॉक, दोनों ही बैड ओमेन है। क्या है, बैड ओमेन है। बट एज वी नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो नेचर स्पोर्ट है, उनका जो आउटलुक है, क्या है, उनका जो आउटलुक है टुवर्ड्स नेचर, राइट, टुवर्ड्स नेचर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, वो नहीं मानते कि नेचर की कोई भी चीज बैड ओमेन होती है। ही कंसीडर एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर एज गुड ओमेन। इसी को उन्होंने इस पोम के थ्रू दिखाया है, क्या, कि इनका एक छोटा सा इंसिडेंट जो कि नेचर के कुछ ऐसे बैड ओमेन्स के साथ हुआ जो इन्होंने क्या कंसीडर किया, जो उन्होंने गुड कंसीडर किया, राइट। तो होता क्या है पोम में, होता ये है कि ये क्या कर रहे होते हैं, ये बड़े डिप्राइव्ड फील कर रहे होते हैं, ये बड़े सैड होते हैं, ये डिजेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, देखिए स्पेलिंग देख लीजिएगा, सैड और डिजेक्टेड इनका मूड होता है बिफोर द इंसिडेंट। ठीक है, किससे पहले, इंसिडेंट से पहले इनका जो मूड कैसा है, इनका मूड सैड और डिजेक्टेड है, राइट। अब क्या होता है, क्रो जो है वो हैमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है और स्नो हो रखी है, यानी कि हम मान सकते हैं कि विंटर का टाइम है, राइट। तो क्रो क्या करता है, क्रो सडन शेक करता है, यानी कि क्रो अपना एक मूवमेंट करता है ट्री के ऊपर, जिससे क्या होता है कि ट्री के ऊपर जो स्नो है वो इनके ऊपर गिर जाती है। इस इंसिडेंट को उन्होंने क्या माना है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को उन्होंने माना है गुड ओमेन, राइट। देखिए कैसे, कि भाई क्रो लिया हार्श वॉइस, हेमलॉक ट्री लिया पॉइजनस ट्री, लेकिन पोर्ट ने क्या माना, पोर्ट का जो आउटलुक है क्या है, आउटलुक टुवर्ड नेचर, ठीक है, वो कैसा है, वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, कैसा है, पॉजिटिव है। वेयर एज ये दोनों चीजें क्या दिखा रही हैं, बैड ओमेन तो दिखाती है, साथ में नेगेटिविटी भी दिखाती है। बात समझ में आ रही है। देखिए कहते हैं द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर क्या गिराई, जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट गिराई, डस्ट ऑफ स्नो गिराई, उसने कहां से, हैमलॉक ट्री से। उसने मेरे को क्या किया, उसने मेरा मूड बदल दिया, राइट। उसने मेरा एक ऐसा मूड जो पहले सुबह से क्या था, जो सुबह से सैड था, डिजेक्टेड था, उसको चेंज कर दिया। और मेरा आधा दिन जो मैंने रिग्रेशन में बिता दिया था, उसको मैंने क्या कर लिया, उसको मैंने सेव कर लिया। समझ में आया। अब ये तो कीवर्ड्स हो गए जो हमें याद रखने हैं कि मूड जो है वो पोर्ट का क्या है, सैड है, डिजेक्टेड है। पोर्ट का आउटलुक क्या है, नेचर के टुवर्ड्स पॉजिटिव है। इसमें क्या है, दो एस्पेक्ट लिए हैं नेचर के, क्रो और हैमलॉक ट्री। क्रो जो है वो हार्श वॉइस को दिखाता है, हैमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस ट्री है, दोनों ही नेगेटिविटी को शो करते हैं। यहां पर क्या है, बैड ओमेन और गुड ओमेन, राइट। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, थीम ऑफ द पोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देंगे सारा काम बन जाएगा। थीम ऑफ द पोम हैज नेचर हैज द हीलिंग पावर। ये लिखकर आना है आपको, नेचर हैज द हीलिंग पावर, राइट। इट कैन क्योर एवरीथिंग, इट कैन क्योर एनीथिंग, राइट। यानी कि नेचर के अंदर एक हीलिंग पावर होती है जो सब कुछ सही कर देती है। इवन पोर्ट मूड एज वेल, उसने पोर्ट का क्या कर दिया, उसने पोर्ट का मूड भी चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है बेटा। ये कीवर्ड्स अगर आप अपने आंसर में डालेंगे तो गारंटेड है बेटा कि टीचर आपको मार्क्स जो है वो जरूर अवॉर्ड करेंगे। समझ आ रहा है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज और समझिए कि यहां से एक आपको पोएटिक डिवाइस पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछते हैं कि ये पोएटिक डिवाइस क्या है। तो पोएटिक डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहां से, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। याद रखिए ये क्या है, ये है सिनेडोज। क्या है ये, सिनेडोज, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि
मूड जो है वो सिर्फ उनके हार्ट का नहीं बदला है, उनकी पूरी बॉडी का बदला है, राइट? तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किस पे? वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके ओवरऑल मूड पे, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे। तो ऐसा पोएटिक डिवाइस क्या कहलाता है? ऐसा पोएटिक डिवाइस सिनेरोज कहलाता है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं हट जाता हूं, देख लीजिए कीवर्ड्स आप, राइट? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे? नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी पोम फायर एंड आइस। बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, राइट? आई एम गोइंग टू रब दिस, ठीक है? तो एक स्क्रीन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी पोम वेट कीजिएगा बेटा, राइट? मेहनत लगती है आप लोगों के लिए चीजें बनाने में, तो थोड़ा सा दिक्कत आई जाती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पोम है हमारी कौन सी? नेक्स्ट पोम है हमारी फायर एंड आइस। अगेन इट इज रिटन बाय हु? अगेन इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्रीवियसली वी हैव लर्न दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ हु? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ नेचर स्पोर्ट। हमेशा नेचर की ही बात करते हैं। तो इन्होंने फिर दो एस्पेक्ट लिए हैं, किसके? नेचर के ही। पहला लिया है फायर, क्या लिया है? पहला लिया है फायर, दूसरा लिया है आइस, राइट? अब इसको बड़े ध्यान से समझिए कि फायर और आइस बेसिकली क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। फायर और आइस सिंबलाइजेस व्हाट? इट सिंबलाइजेस, फायर सिंबलाइजेस व्हाट? फायर सिंबलाइजेस नेवर एंडिंग डिजायर ऑफ ह्यूमन। एक ऐसी इच्छा इंसान की जो कभी खत्म ही नहीं होती है, राइट? हम ह्यूमंस में ये टेंडेंसी है ना कि आज एक चीज को पोजीशन करने के बाद दूसरी चीज के पोजीशन के लिए भागते हैं, फिर वो अचीव हो जाता है तो उसके बाद और भागते हैं। तो ये जो है डिजायर्स हमारी, ये नेवर एंडिंग डिजायर्स हैं, राइट? ये डिजायर्स बेसिकली क्या कर रही हैं? ये डिजायर्स हमारे पूरे सोसाइटी में क्योस क्रिएट कर रही हैं, यानी कि एक इस तरीके की भसड़ सी मचा रखी है कि सब कुछ खराब कर रखा है। जस्ट बिकॉज वी पीपल आर रनिंग आफ्टर वन थिंग एंड अगेन हम किसी चीज पे भाग रहे हैं कि वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। इस तरीके की जो डिजायर है वो नेवर एंडिंग डिजायर है, और इन डिजायर से पोर्ट का मानना क्या है वो अभी देखते हैं। उसके बाद आइस, आइस को वो क्या मानते हैं? आइस को वो मानते हैं हेट्रेड, राइट? ठीक है, क्या मानते हैं आइस को? आइस को वो मानते हैं हेट्रेड। दूसरा वर्ड, आइस को वो मानते हैं कोल्डनेस अमंग पीपल। आइस को वो क्या मानते हैं? इनडिफरेंट। क्या मानते हैं? इनडिफरेंट। यानी कि आइस जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? आइस सिंबलाइज कर रहा है हेट्रेड को, कोल्डनेस को, इनडिफरेंट को, राइट? फायर जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? वो सिंबलाइज कर रहा है नेवर एंडिंग डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब आपने तो पढ़ा होगा कि हमारी टीचर ने तो बताया था कि सर ये पर्सोनिफाइड होता है। अरे पर्सोनिफाइड पोएटिक डिवाइस है, सिंबलाइज भी एक पोएटिक डिवाइस है। तो ये जो दो वर्ड है जो पोम के टाइटल है, वो बेसिकली क्या सिंबलाइज कर रहे हैं मैं ये बता रहा हूं। तो वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये। अब आप ये देखिए, हेट्रेड क्या है, कोल्डनेस क्या है, इनडिफरेंट क्या है? ये है क्या? ये ऐसी फीलिंग है जहां पर हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है? हमें आसपास होने वाली चीजों से जब कोई भी क्या नहीं होती, जब कोई भी कंसर्न नहीं होता, तब हमारे अंदर ऐसी कोल्डनेस आ जाती है जहां हम रिजिड हो जाते हैं किसी चीजों के लिए। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसके थ्रू क्या मानना है? इसके थ्रू इनका ये मानना है कि एक डिबेट चल रही है। क्या चल रही है? एक डिबेट चल रही है, और उस डिबेट में लोग क्या कर रहे हैं? टॉपिक पे बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड की। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के जो वर्ल्ड है उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो कुछ लोगों का मानना यह है, सम हैज देयर ओपिनियन दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू नेवर एंडिंग डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो वर्ल्ड है वो लोगों की नेवर एंडिंग डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगा, ठीक है? कुछ लोगों का मानना यह है कि वो आइस की वजह से खत्म हो जाएगा, यानी कि हेट्रेड, कोल्डनेस, इनडिफरेंट की वजह से खत्म हो जाएगा, राइट? तो हमको ये बहुत ध्यान से रखना है कि डिबेट किस बारे में? डिबेट है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट विल अकर ड्यू टू टू थिंग्स, फायर और एल्स आइस। या तो ये फायर से होगा, या ये किससे होगा? या तो ये फायर से होगा, या फिर ये आइस से होगा। समझ में आया? चलिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These two things will cause the destruction of what? It will cause the destruction of the world. ये इनमें से कोई ऑफ चीज, either of the things, इन दोनों में से कोई एक चीज वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कर देगी, राइट? अब होता क्या है, पहले फायर के बारे में समझते हैं। हमारी जो डिजायर्स है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम क्या करने लगते हैं, अपनी चीजों को अचीव करने के लिए कोई भी वे को यूज करते हैं, किसी भी पैटर्न को यूज करते हैं जो बेसिकली औरों के लिए हार्मफुल होता है, राइट? हमारा जो ये वर्ल्ड है ये बेसिकली किससे घिर गया है? हमारा ये जो वर्ल्ड है ये ग्रीड से भर गया है। किससे भर गया है? ग्रीड से भर गया है, ठीक है? और हम लोगों के लिए क्या आ गई है? हम लोग कोल्डनेस आ गई है एक दूसरे के लिए। हम लोगों की जो डिजायर्स है वो क्या है? हम लोगों की डिजायर जो है वो लस्ट है, लस्ट से भरे हुए हम लोग, ठीक है? बहुत हर एक चीज के लिए क्या हो गए? ग्रीड हो गई, कोल्डनेस हो गई, लस्ट हो गई। हम लोग बहुत चीजों से फुलफिल हो गए हैं जो ऐसी चीजें हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, राइट? तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि ये नेवर एंडिंग डिजायर और ये ग्रीड और ये कोल्डनेस जो है ये वर्ल्ड का एंड कर देगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड में जो क्या खत्म हो गई है? वर्ल्ड में यूनिटी खत्म हो गई है, पीस खत्म हो गया है, हार्मनी खत्म हो गई है। बहुत ध्यान से समझो, क्या खत्म हो गया है? यूनिटी खत्म हो गई है, पीस खत्म हो गया है, हार्मनी खत्म हो गई है। तो अगर वर्ल्ड में ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर वर्ल्ड का तो ऑब्वियसली एंड हो जाएगा। तो अगर हमको यूनिटी, पीस और हार्मनी चाहिए तो हमको किस चीज को हटाना पड़ेगा? हमको अपने अंदर से फायर को हटाना पड़ेगा, हमको अपने अंदर से आइस को हटाना पड़ेगा। यही मैसेज वो देना चाहते हैं कि आप अपने अंदर से आइस और फायर को अबॉलिश कर दीजिए, वेनिश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तभी हम क्या अचीव कर पाएंगे सोसाइटी में? तभी हम यूनिटी, पीस और हार्मनी अचीव कर पाएंगे। समझ में आया? और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हम नहीं खत्म कर पाए तो वर्ल्ड का क्या हो जाएगा? वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, वर्ल्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए यहां पर समझते हैं, सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर, पता है आपको, सम से इन आइस, ठीक है? वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहाँ टेस्टेड का मतलब क्या है? कि उन्होंने टेस्ट किया? नहीं, यहां उन्होंने टेस्ट थोड़ी किया भाई, यहां उन्होंने एक्सपीरियंस किया। मार्क कर लेना इस चीज को, यहां उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो फेवर करते हैं फायर को, दैट फायर इज कैपेबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। फायर जो है वो कैपेबल है इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन के लिए, राइट? उसके बाद कहते हैं इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। इट का यहां मतलब क्या है? इट का मतलब है यहां पर वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड को, पेरिश का मतलब होता है डाई, अगर वर्ल्ड को दोबारा से डिस्ट्रॉय होना पड़ा या मरना पड़ा तो वो जानते हैं कि हेट यानी कि आइस, आइस भी इनफ है इसके डिस्ट्रक्शन के लिए, इसके डिस्ट्रॉय के लिए, कि ये क्या कर देगी? ये पूरा डिस्ट्रक्शन कर देगी। किसका? ये डिस्ट्रक्शन कर देगी आपके वर्ल्ड का। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको अपने किस में लिखना है? ये आपको अपने आंसर्स में लिखना है। कुछ चीजें मैंने बोली भी हैं तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनको आराम से सुनिएगा तो आपको समझ आएगा कि उन वर्ड्स को, उन फ्रेम्स को जो मैंने बोले हैं, उन जो सेंटेंस फ्रेमिंग्स जो मैंने बोली है या कुछ सेंटेंस मैंने ऐसे बोले, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पोम पे चलते हैं जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है टाइगर इन द जू, राइट? चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट पोम है बेटा वो हमारे सिलेबस की बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट पोम है कि हो सकता है कि आपके पास शायद इस पोम से कोई एक्सट्रैक्ट आ जाए, राइट? तो इस पोम को बड़े ध्यान से समझते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये टाइगर इन द जू जो है वो किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, राइट? ये रहे इनके पोर्ट जिसका नाम है लेस्ली नॉरिस। अब ये बेसिकली पोर्ट यहाँ क्या कहना चाहते हैं?
आइए देखते हैं। पोर्ट सबसे पहले तो यहाँ पर इसका आप क्या निकालिए, यहाँ पर सबसे पहले आप इसका बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर इन द जू, यानी कि एक दिमाग में एक इमेज बैठाइए कि टाइगर बेसिकली कहाँ है, टाइगर है जू में। अब हम जानते हैं कि अगर मैं आपको किसी केज में कैप्टिव कर लूं, किसी केज में बंदी बना लूं, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वैसे ही भी सारी खत्म हो जाएगी ना। सिमिलरली हम जानते हैं टाइगर जो है वो क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है, जिसको हम उसकी स्ट्रेंथ और करेज के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई वो बहुत स्ट्रेंथन है, बहुत करेजियस एनिमल है। अब उसके साथ क्या हो रहा है, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं बात करूं कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है, वो किसमें है, वो जू में है, यानी कि वो किसमें है, कैप्टिविटी में है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमें पता है कि टाइगर बेसिकली क्या है, टाइगर का नेचुरल हैबिटेट क्या है, टाइगर का नेचुरल हैबिटेट क्या है, टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है जंगल, राइट, क्या है, जंगल। बट इन दिस पोम द टाइगर इज कैप्टिव वेयर, द टाइगर इज कैप्टिव इन द जू। तो ये जो पोम है ये क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट है, किसका, ये कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि ये एक क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है टाइगर की कंडीशन इन द जू और इन हिज नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट का मतलब जहां का वो निवासी है, जहां वो एग्जैक्ट मतलब उसका जो शेल्टर है बेसिकली वो क्या है, वो उसका जंगल है, राइट। तो नेचुरल हैबिटेट क्या है उसका, नेचुरल हैबिटेट उसका जंगल है। अब इस पोम से हमें क्या सीखने को मिलेगा, हमें ये मैसेज देना चाहते हैं that all the creature all the creature all the creatures are subjected to have freedom, right, all the creatures over the planet are subjected to have freedom। हर एक क्रिएचर जो इस प्लेनेट पे है उसको क्या मिलनी चाहिए, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको आजादी मिलनी चाहिए। दे शुड लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, राइट, दे शुड लिव वेयर, दे शुड लिव, दे शुड लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं टाइगर की, तो उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, उसका नेचुरल हैबिटेट जंगल है। बट वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव केज्ड, वी हैव डन व्हाट, वी हैव केज्ड टाइगर फॉर आवर अम्यूजमेंट। हमने टाइगर को क्या किया है, अपने अम्यूजमेंट का मतलब एंटरटेनमेंट, अपने एंटरटेनमेंट के लिए केज करके रख लिया है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये तो बिल्कुल खिलाफ है भाई। क्यों, क्योंकि हमें बताया गया है कि किसमें रहना है, हर एक इंसान को फ्रीडम हो मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्रिएचर हो, और इंसान को उसके नेचुरल हैबिटेट या किसी भी क्रिएचर को उसके नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। अगर मैं आपसे आपकी फ्रीडम छीन लूं तो कैसा लगेगा आपको, बहुत बुरा लगेगा ना। नेल्सन मंडेला में पढ़ा है आपने, जो नेल्सन मंडेला के साथ हुआ, राइट। तो सिमिलरली animals have their feelings, I mean animal also have their emotions, right। तो on this purpose, on this basis we have to see कि यार हमको किसी भी एनिमल को केज नहीं करना चाहिए। अब जब हम किसी एनिमल को केज करते हैं तो उसकी जो कंडीशन होती है वो बहुत पैथेटिक हो जाती है, बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाती है। तो टाइगर जो है वो बहुत मिजरेबल और पैथेटिक कंडीशन में है, कहां, वो है जो उसमें केज में, राइट। अब हमारे लेस्ली लॉरेंस ने क्या किया है भाई, हमारी लेस्ली लॉरेंस ने किया है क्या, कि उन्होंने कंट्रास्ट किया है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कैसे किया है, पहला स्टैंजा किसका है, पहला स्टैंजा है व्हेन टाइगर इन द जू, यानी कि व्हेन टाइगर इन हिज कैप्टिविटी। दूसरा है टाइगर इन द जंगल, यानी कि जंगल में जब टाइगर होता है तो उसके ट्रेट्स क्या है, उसके गुण क्या है, कि वो किस तरीके का है, ये दिखाया है, राइट। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो ऐसे समझिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंटली, कि पहला स्टैंजा जो है वो किसके बारे में है, पहला स्टैंजा है, अरे
क्या हो रहा है? पहला स्टेंजा है जू के बारे में, दूसरा स्टेंजा है जंगल में, व्हेन टाइगर इन द जंगल। फिर उसके बाद क्या है? फिर टाइगर इन द जंगल, राइट। फोर्थ स्टेंजा है टाइगर इन द जू, राइट। और उसके बाद फिफ्थ स्टेंजा फिर अगेन टाइगर इन द जू। यानी कि पोम शुरू होती है जू से, फिर वो ट्रेवल करती है कि टाइगर जंगल में कैसा होगा, फिर वो टाइगर के और कुछ ट्रेड्स हैं उनके बारे में बताती है, और फिर वो दोबारा से जू में जो टाइगर की कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो हमको थीम पता चल गई, हमको मैसेज पता चल गया कि लेस्ली नॉरिस क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं पोम से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की, राइट। तो सबसे पहले बात करिए, स्टॉप का मतलब होता है वॉक। अब ये वॉक कैसी वॉक है? यहाँ पर ये वॉक बहुत स्लो वॉक कहलाती है, समझ में आया? अब उसके बाद देखिए विविड, विविड का मतलब होता है ब्राइट। क्या मतलब होता है? ब्राइट, यानी कि बहुत चमकीला। स्ट्राइप का मतलब क्या है? धारियां, किस पे? टाइगर के ऊपर। उसकी अपीयरेंस के बारे में बताया है कि टाइगर की अपीयरेंस क्या है कि येलो ग्राउंड पे उसके स्ट्राइप्स हैं, राइट। ये अभी नेक्स्ट पोम में भी आपको पता चलेगा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में जब हम पहुंचेंगे, ठीक है। अब फ्यू स्टेप ऑफ स्केच, क्वेश्चन आ जाता है कि टाइगर जो है वो फ्यू स्टेप्स ही क्यों ले रहा है केज के? क्योंकि केज की जो लेंथ है वो क्या है? बहुत लेस है। लेंथ जो है वो क्या है? बहुत लेस है, बहुत कम है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? फ्यू स्टेप्स ले रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट का मतलब यहां पर लिखेंगे, इसका सिनोनियम होगा कुशन, राइट। कि उसके कुशन टाइप के क्या है? कुशन टाइप के पैड्स हैं, उसके पॉज जो है वो बहुत सॉफ्ट है, जिससे वो चलता है तो कोई आवाज नहीं होती। उसके बाद इन हिज क्वाइट रेज बोला है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है क्वाइट का मतलब यहां हो गया साइलेंट, राइट। और रेज का मतलब हो गया एंगर। क्या हो गया? एंगर। अब दो ऑक्सीमोरोन वर्ड्स है, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोरोन, क्योंकि टू अपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए कि एंगर में कोई इंसान साइलेंट कैसे हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यस, वो साइलेंट इसीलिए जस्ट बिकॉज ही नोज कि वो कितना भी कुछ एफर्ट्स लगा ले, सारे एफर्ट्स जो है वो यूजलेस है, जस्ट बिकॉज नोबडी विल कम टू हेल्प हिम, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चलते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, लर्किंग का मतलब लिखिए, लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग। अब जब टाइगर किस में होता है? टाइगर जब जंगल में होता है तो उसके ट्रेट्स क्या हैं? वो कितना फिरोशियस होता है, कितना कितना स्ट्रेंथन होता है, कितना करेजियस होता है, कितना डरावना होता है, कितना फियरसम होता है, इन सब के बारे में बताया है, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो है वो बोलता भी जा रहा हूं, उनको थोड़ा सा बेटा क्लिक कीजिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए, तो ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, टाइगर जो है वो शैडो में क्या करता है? हाइड करता है। क्या करने के लिए? हंट करने के लिए। हंट कहां करता है वो? हंट करता है वो वाटर होल के पास, जहां पर एक प्लम्प डियर, एक हेल्दी जो डियर है वो आता है, जिसको वो हंट करता है। बात समझ में आ गई? यानी कि इस हमारे स्ट्रेंजर से ये पता चला कि टाइगर जो है उसका एक ट्रेट है कि वो हंट करता है। कैसे? वो हंट करता है छुपकर, ठीक है। चलिए, तो इसको हम मान सकते हैं कि टाइगर जो है क्या है? बहुत फिरोशियस है, वो किसी से भी नहीं डरता, ही इज अनअफ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग का मतलब होता है यहाँ पर रोर, वो घरों के पास जाकर रोर करता है, दहाड़ मारता है, ठीक है। और घर कहां बने हैं? जंगल के एज पर, ठीक है। वहां वो क्या करता है? बेरिंग का मतलब है शो, दिखाता है। क्या? अपने वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब है यहाँ टीथ, ठीक है। और अपने पंजे, क्लॉस मतलब पंजे, क्या करता है? वो शो करता है अपने सफेद दांतों को, अपने क्लॉस को, और पूरे विलेज को टेरराइज कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद नहीं बताया गया होगा, यहां बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए कि लास्ट लाइन पे ये पूछा जाता है कि वो विलेज को टेरराइज क्यों कर रहा है? वो विलेज को टेरराइज इसलिए कर रहा है क्योंकि जंगल जो है वो किसकी टेरिटरी है? जंगल जो है वो टेरिटरी है टाइगर की। और ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? जैसे कि हमने बताया, अपने अम्यूजमेंट के लिए टाइगर को केज करके रखते हैं, इसी तरीके से वो जंगल के एज पर जाकर उसकी टेरिटरी पे भी डोमिनेशन दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी टेरिटरी से ह्यूमन बीइंग्स को वाइप आउट करना चाहता है, भगाना चाहता है, इसीलिए वो जाकर इनको टेरराइज करता है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स ने जंगल तो छोड़े नहीं है भाई, क्यों? ना उसको खाने को मिलेगा, ना उसको पीने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो आएगा बाहर और अपना डोमिनेशन दिखाएगा, अपनी प्रेजेंस दिखाएगा।
बात ध्यान से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, अब हमने देख लिया कि टाइगर बड़ा फिरोशियस है, अनअफ्रेड है, वो किसी से नहीं डरता है। लेकिन अभी हमारा जो टाइगर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तो कहाँ है बेचारा, वो तो जंगल में, वो तो जू में केज्ड है, उससे तो बेचारे को कैप्टिविटी में रखा हुआ है। किसके लिए, अपने अम्यूजमेंट पर्पस के लिए, हम ह्यूमन बींग्स ने, ठीक है। जबकि हमें क्या करना चाहिए भाई, जितने भी क्रिएचर है सबको फ्रीडम देनी चाहिए। वी शुड स्प्रेड फ्रीडम, राइट, हमें फ्रीडम देनी चाहिए, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, ठीक है। अब उसकी कंडीशन देखिए कि कितनी पैथेटिक कंडीशन है, कितना मिजरेबल है बेचारा। अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट सेल मतलब सीमेंटेड सेल, सीमेंटेड सेल में वो बेचारा बंद है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, बिहाइंड बार्स, यानी कि उसकी ताकत किसके पीछे है, सलाखों के पीछे है, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो क्या कर रहा है, उन सलाखों के पीछे बस वॉक कर रहा है धीरे धीरे, वो भी, राइट। इग्नोरिंग विजिटर, विजिटर को वो क्यों इग्नोर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक और, कि टाइगर जो है वो विजिटर को इग्नोर क्यों करता है, जस्ट बिकॉज टाइगर नोज कि कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आएगा। ही नोज दैट दे हैव कम फॉर देयर ओन पर्पस एंड nobody will help him, ठीक है। they have come for their ओन पर्पस, ठीक है। वो तो अपने पर्पस के लिए आए हैं, उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस है अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, राइट। और टाइगर जो है बेसिकली क्या हो चुका है, टाइगर जो है इनसे बिल्कुल थक चुका है, ही हैज बिकम टायर्ड, ठीक है। वो क्या होगा, थक गया है इन लोगों को देख देख के, क्योंकि उसको पता है ये सब यूजलेस है, ये कुछ नहीं है, ये अपने काम के लिए आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पर आ जाइए, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब ये लास्ट आखिरी आवाज वो सुनता है किसकी, पेट्रोलिंग कार्स की। अब इसको कनेक्ट कीजिए यहां से, कि यहाँ क्या हो रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक वो बेचारा घिरा रहता है किससे, ह्यूमन बीइंग से, राइट। अगर इसी तरीके से मैं आपको कैप्टिव कर लूं और फिर एनिमल्स के साथ छोड़ दूं, तो आप भी इग्नोर ही करेंगे एक लेवल पर उनको, राइट। तो इसी तरीके से टाइगर जो है वो क्या, सुबह से लेकर शाम तक ह्यूमन बीइंग से घिरा रहता है, और एंड में वो क्या करता है, एंड में वो अपनी ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। ब्रिलियंट आईज का मतलब है शाइनिंग, राइट, शाइनिंग आई से शाइनिंग स्टार्स को देखता है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखकर वो क्या हो रहा है, इनको देखकर बेटा वो होपफुल हो रहा है। ही होप दैट ही विल बी फ्री जस्ट लाइक द स्टार्स as they are free in the vast sky, he will also be free once he will be there in the jungle, right। तो वो होपफुल हो रहा है, क्या वो होपफुल हो रहा है स्टार्स को देखकर कि मैं भी एक दिन क्या होऊंगा, मुझे भी एक दिन फ्रीडम मिलेगी टू लिव इन माय नेचुरल हैबिटेट। समझ में आया। तो यहां तक हमने क्या कर लिया, यहां तक हमने इस पोम को पूरा अच्छे से कर लिया है। जितनी भी चीजें हैं इस पोम से रिलेटेड, एक बार प्लीज उनको अच्छे से देख लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा जितने भी कीवर्ड्स लगाए और जितना भी मैंने बोला है उनको दिमाग में रखते हुए आंसर को फ्रेम कीजिएगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि टीचर आपको पूरे मार्क्स देगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ तो बेटा जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट पोम है हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, राइट। इस पोम को लिखा है हमारी पोएटिस कैरोलिन वेल्स ने। ध्यान रखना भाई ये पोएटिस है, पोट नहीं है, कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोम है। इंटरेस्टिंग पोम क्यों है, सबने बोला वो सर इस पोम में तो बेसिकली ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे इस पोम की जो टोन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट बिकॉज इसकी जो टोन है, याद रखना ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि इसकी जो टोन है वो ह्यूमरस टोन है। क्या है, ह्यूमरस टोन है, ठीक है। टोन ऑफ द पोम क्या है, ह्यूमरस। अभी बात करूंगा कि ह्यूमरस कैसे है। सबसे पहले तो आ जाइए टाइटल पे कि भाई टाइटल क्या कह रहा है पोम का। पोम का टाइटल कह रहा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। अब यहाँ टेल का मतलब मालूम है क्या है, टेल का मतलब है आइडेंटिफाई, राइट। अब मैं इसको अगर करूं तो ये क्या आया, हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स।
यानी कि वाइल्ड एनिमल को कैसे पहचाना जाए, राइट। अब यहां पर जब पता चल गया वाइल्ड एनिमल की, तो वाइल्ड एनिमल के पोर्टिस ने हमारी क्या दिए हैं, पोर्ट ने कुछ फीचर्स बताए हैं। क्या बताए हैं, फीचर्स बताए हैं कि उनके कुछ फीचर्स हैं, डेंजरस वेज है उनके कुछ, क्या है ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये कीवर्ड है कि वाइल्ड एनिमल के कुछ फीचर्स बताए हैं, उनके कुछ डेंजरस वेज बताए हैं, जिसके थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उनको पहचान सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बताया गया है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, किसको, वाइल्ड एनिमल को, उनके फीचर्स बताए हैं, उनके कुछ डेंजरस वेज बताए हैं, जिसके थ्रू हमको उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, पहचानना है, राइट। अब पोम की जो टोन है वो क्या है, पोम की जो टोन है बेटा वो ह्यूमरस है। आओ यहां पर देखोगे पोम की टोन जो है वो ह्यूमरस क्या है। आप तो सिंपल सा ये समझते जाओ कि पहले स्टेंजा में बात करी है इन्होंने एशियन लाइन की, किसकी बात करी है, एशियन लाइन की। अब एशियन लाइन को पहचानने का तरीका क्या है, आइडेंटिफाई लिखा है ना, इसके फीचर्स क्या हैं, कुछ खतरनाक तरीके हैं कि जिनसे हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आइए देखिए। तो इसमें क्या है कि वो बता रहे हैं, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में कहीं आप जाएं, तो अगर आपको क्या दिख जाए, एडवांस मतलब यहाँ पर आप मीट लिख लीजिए, अगर आप किससे मिले, लार्ज और टोनी बीस्ट, ठीक है, किससे मिले, लार्ज और टोनी बीस्ट। टोनी का मतलब यहाँ क्या है, टोनी का मतलब है यहाँ पे येलो कलर्ड, राइट। कैसे कलर का होता है भाई, येलो कलर का होता है। वो आप पे क्या करेगा, वो आप पे रोर करेगा, और जब वो आप पे रोर करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मरने वाले हैं, और जब आप मर जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या था, एशियन लाइन था। तो यही तो ह्यूमरस टोन हुई, कि ये कौन सी बात हुई कि मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कौन है, वो एशियन लाइन है। अरे यही तो बता रहा है टोन, क्या, कि पोम जो है वो क्या है, ह्यूमरस वे में लिखी गई है। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, ध्यान रखनी है दो चीजें, कि लाइन जो है वो क्या है, लार्ज है, टोनी बीस्ट है। वो क्या करता है, रोर करता है, और आकर सीधा क्या हो जाएगा, वो जब रोर करेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हम क्या होने वाले, हम मरने वाले हैं, राइट। कुछ नहीं रखना है ध्यान इससे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट जो है वो हमें बताता है किसके बारे में, नेक्स्ट जो है हमें बताता है नेक्स्ट हमें बताता है बंगाल टाइगर के बारे में। किसके बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में। अब आइए देख लीजिए हैं कि इसके कुछ क्या है, इसके कुछ ट्रेड्स हैं, इसके कुछ रिकॉग्निशन है कि ये कैसे पहचान सकते हैं इसको। तो देखिए भाई कि अगर आप क्या हो, अगर आप और आगे चले कहीं घूमते हुए और आपकी मुलाकात हो जाए किससे, वाइल्ड नोबल बीस्ट से। अब यहाँ एक वर्ड आता है ये नोबल, नोबल ही क्यों यूज किया, कि भाई एक तो हो गया नोबल, एक हो गया वाइल्ड। अभी बताया था मैंने क्वाइट रेज, किसमें, टाइगर इन द जू में, राइट। तो वो ऑक्सीमोरन यहाँ पर यूज हो रहा है, क्लियर है। नोबल का यहाँ पर मतलब क्या है कि उसकी जो कैटेगरी है अमंग द वॉट, उसकी जो कैटेगरी है अमंग द एनिमल्स वो क्या है, वो नोबल है भाई, राइट। क्योंकि उसको बहुत क्या दी जाती है, उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है भाई, बड़ा खतरनाक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है। तो उसके लिए वहां पर उन्होंने कैटेगरी दिखाई गई है कि भाई नोबल वाइल्ड बीस्ट है वो, ठीक है। और वो अगर आपसे मिलने के लिए आता है, ठीक है, उसके क्या होंगे, उसका अपीयरेंस बताया कि वो कैसा होगा, उसके ब्लैक स्ट्राइप होंगे येलो ग्राउंड पर, ठीक है। अभी बात करके आए ना टाइगर इन द जू में, ठीक है। अगर ये क्या करेगा, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू दिस सिंपल में रूल यू लर्न दैट बंगाल टाइगर टू डिसन, डिसन का मतलब यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाइड। यानी कि आपको ये 1% का टाइम नहीं देगा सोचने का, ये सीधा आपको आकर खा जाएगा। क्या करेगा, ध्यान रखना, ये सीधा आपको आकर खा जाएगा, ये टाइम नहीं देगा सोचने का आपको, क्लियर है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज कुछ लिख दी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पर आते हैं, क्या नेक्स्ट पर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पर हम बात करते हैं लेपर्ड की, राइट। लेपर्ड के ये क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे देख रहे हैं आप, ये इनको उन्होंने बोला है पेपर्ड। क्या बोला है, पेपर्ड। ये ध्यान रखना, ये जो ब्लैक स्पॉट है ये कौन है, ये ब्लैक स्पॉट जो है ये पेपर्ड है इसके, ठीक है, समझ लीजिए इसको। आइए स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब वॉकिंग अहेड, आगे चलते हुए, ठीक है, आगे चल रहे एक बीस्ट आपको दिखाई देता है जिसके पेपर्ड ऐसे छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स हैं, वो सीधा आप पर क्या करेगा,
लेफ्ट करेगा। लेफ्ट जो है यहाँ पर वर्ब गलत लिखी हुई है, वो तो सीधे क्या होता है, लीप होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ वर्ब को क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाई है लेफ्ट, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो वर्ब है, ये जो वर्ड है, इसको गलत यूज किया है। क्यों? ताकि वो क्या बन सके, राइमिंग बना सके। अभी बात करते, जब नीचे आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या है, वो सीधा आप पर आकर छलांग मारेगा, और जैसे ही वो आप पे छलांग मारे तो आप क्या हो जाओगे, डर के मारे चिल्लाने लगोगे, ठीक है। और चिल्लाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आप पर बार बार छलांग मारता ही रहेगा। यानी कि आप जितना अफ्रेड होगे, जितना चीखोगे, जितना स्क्रीम आउट करोगे, वो आप पे बार बार छलांग मारता ही रहेगा। तो यहां समझ में आ गया, इट विल, ये क्या है, इट विल है, आई विल नहीं है, यहाँ ध्यान रखना, इट विल। यहाँ ये लैप लैप लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लीप लिखना होना चाहिए, ठीक है। राइमिंग स्कीम बनाई है, ठीक है। यहाँ पर राइमिंग के लिए इन्होंने क्या किया है, राइमिंग के इन्होंने पोएटिक लाइसेंस का यूज किया है, ठीक है। क्या होता है पोएटिक लाइसेंस, समझ लीजिए, जब पोएट अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो राइमिंग में आ जाएं, तब क्या करते हैं, वो पोएटिक लाइसेंस कहलाता है। एक पोएटिक लाइसेंस यहाँ है, एक पोएटिक लाइसेंस हमारा कहाँ है, एक पोएटिक लाइसेंस हमारा द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में। जब वहां पहुंचेंगे तब बात करेंगे, समझ में आ गया। चलिए आगे पहुंचते हैं। आगे मैं बात करूं किसकी, आगे ये बेर आ गया मेरे पास भाई, क्या आ गया, ये मेरे पास बेर आ गया। अब ये बेर क्या है, अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने यार्ड ही क्यों बोला, क्योंकि ये जो पोम है ये रिलेट करती है कहां से, ये रिलेट जो अब्रॉड, बाहर से, यार्ड बाहर से रिलेट करती है, अब्रॉड वगैरह से रिलेट करती है। वहां क्या होते हैं, लोगों के यार्ड होते हैं, ठीक है। और उनके यार्ड जो है वो बेसिकली किससे सेपरेट, किससे किससे अटैच होते हैं, जंगल से अटैच होते हैं। तो अगर कभी वो अपने यार्ड में यानी कि अपने बरामदे में घूम रहे हैं और एक क्रिएचर उनसे मिलने आ जाता है, जो उनको बहुत तेज क्या करता है, बहुत तेज से बहुत टाइट एक हग देता है, तो उनको समझ जाना चाहिए कि वो क्रिएचर क्या होगा, वो क्रिएचर बेर होगा, ठीक है। अगर उनको फिर भी ना समझ में आए, वो अपने आप को हटाने की कोशिश करें कि टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एनिमल है जो मुझे इस तरीके से टाइटली हग कर रहा है, तो ये ध्यान रखना कि वो आपको अगर हटने की कोशिश करोगे तो फिर आपको हग करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज। वन मोर कैरेज का मतलब भी यहाँ पर क्या है, एक और जेंटल हग करेगा, जिससे आपकी जान निकल जाएगी और आपको पता चल जाएगा ये कौन है, ये पता चल जाएगा कि ये बेर है, ठीक है भाई। आ जाइए, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब ऐसे, कौन ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, अपने शिकारी का शिकार करते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना, क्या करना, उनका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, किसको, जो इंसान नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है बिगिनर, क्या होता है, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, वो क्या हो जाएगा, वो इनको डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। ये स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। कि वो क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उस बेचारे को कोई जानकारी नहीं है ना, तो इसीलिए वो बताया गया है कि भाई अगर जानकारी ना हो तो इन दो एनिमल के बारे में जानकारी जुटा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन दो एनिमल्स के पास क्या है, इन दो एनिमल्स के पास ह्यूमन क्वालिटी है, क्या है, ह्यूमन क्वालिटी। इनको आइडेंटिफाई करना इसीलिए डिफरेंट हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हाइना जब अपने प्रे को क्या करता है, हाइना जब अपने प्रे को हंट करता है, तो वो उसको खाते समय क्या करता है, स्माइल करता है। और क्रोकोडाइल जो है, जब वो अपने प्रे को खाता है या ईट करता है, ठीक है, या सॉलो करता है, तो वो सॉरी, तो वो क्या करता है, हाइना स्माइल करता है, और क्रोकोडाइल क्या करता है, क्रोकोडाइल रोता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर ह्यूमन क्वालिटी है कि भाई समझ में नहीं आएगा, खाते समय हंस रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, तो ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पता चल गया तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहा है, नेक्स्ट बात कर रहा है ट्रू कमेलियन। कमेलियन पता है ना कौन होते हैं, गिरगिट होते हैं भाई साहब। थोड़ा सा ध्यान से, आजकल तो गिरगिट जंगल में भी मिलते हैं और शहरों में भी दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ट्रू कैमेलियन जो है वो क्या है, स्मॉल होता है, छोटा होता है,
लिजार्ड सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब टाइप, किसकी तरह दिखता है, लिजार्ड की तरह दिखता है, इसके एयर्स नहीं होते, इसके कान नहीं होते, इसके कोई विंग्स नहीं होते। ये क्या है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इज द कैमेलियन। ये क्या है, दिस इज द कैमेलियन यू सी। ये एक बड़ी ही क्या है, ये एक पैराडॉक्स बात है कि भाई अगर कुछ नहीं होगा पेड़ पे तो मुझे क्या दिखाई देगा, तो मुझे दिखाई देगा कि वहां कमेलियन है। कैसे दिखाई दे जाएगा, जब पेड़ पे कुछ नहीं होगा, वो इसकी एक क्वालिटी है कि वो क्या करता है, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से क्या करता है, अपने कलर को चेंज करता है। ठीक है, इट चेंजेस इट्स कलर, चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू, changes its color according to its surrounding। समझ में आ गया। यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, यहां तक हमने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल कर लिया, इससे ज्यादा इसमें आएगा नहीं बेटा, बड़ा इजी है, जितना समझाया इनफ है। लास्ट मिनट है, लास्ट मिनट में ज्यादा चीजें ग्रैब करने की कोशिश मत करो, सब क्योस हो जाएगा, सब बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा। जितना समझा रहा हूं पोएट्री के बारे में उतना समझो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये इससे फंस जाएगा आपको, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। राइट, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे हम आते हैं, किस पे, नेक्स्ट हमारी पोम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द बॉल पोम। राइट, काफी सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल रहे होंगे, है ना। अरे डोंट वरी, अभी 2 मिनट में इसके कुछ कीवर्ड देता हूं, इससे आप देखिएगा, ठीक है, तो आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा। राइट, okay, so beta next poem is what, so our next poem is the ball poem। one of the important poems from our syllabus beta, बहुत ध्यान से दिया देखिएगा, the ball poem written by John Berryman, it conveys a very important message for all of us। बहुत important message देती है ये poem हम सबके लिए। सबसे important तो ये समझ लीजिए कि मैसेज क्या है सर, मैसेज क्या है, मैसेज ये है, loss is a part and parcel of our life। Loss is a part and parcel of our life, यानी कि हमारी जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। राइट, ये दिखाती है इम्परमानेंसी, क्या दिखाती है, इम्परमा, अरे यार, लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ दिखाती है impermanency of what, impermanency of our possessions। right, इसके हमारे जो possessions हैं वो क्या है, वो परमानेंट नहीं है। राइट, क्या नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ बेटा, आज है कल नहीं है। सो व्हाट ही वांट्स टू टेल अस, वो हमें बताना चाहते हैं कि आपको ये समझ लेना है लाइफ में, या तो आज समझ लीजिए या कल समझ लीजिए, सबको समझना है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम सबको ये समझना है कि लॉस जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। राइट, तो यहां देखिए ये समझ में आ गया कि किसके बारे में है, लॉस के बारे में है। बॉल क्या दिखा रहा है, बॉल हमारा दिखाता है लव्ड वंस और possessions। राइट, जिसपे हम अपनी क्या दिखाते हैं, जिसपे हम अपनी ओनरशिप दिखाते हैं कि ये तो मेरा है, अरे कुछ आपका नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, आज है कल नहीं है। यही तो समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने एक इमेजिनेशन किया है कि एक बच्चा है, एक विजुअल इमेजरी है कि एक बच्चा है जिसकी क्या खो जाती है, जिसकी बॉल खो जाती है। बॉल बेसिकली क्या है, सिंबलाइज कर रहा है किसको, बॉल सिंबलाइज कर रहा है लव्ड वंस को और पोजेशंस को। राइट, कि कुछ लव्ड वंस होते हैं हमारी जिंदगी में जिनसे हमारे क्या जुड़ा होता है, जिनसे हमारा अटैचमेंट होता है, जिनसे हमारी फीलिंग्स इमोशन जुड़े होते हैं। राइट, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो शायद हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, क्योंकि अभी बताया ना नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ, वो हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। तो इट हैपेंस विद अस कि हम क्या नहीं कर पाते, हम कोप अप नहीं कर पाते हैं, उनसे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो हमको क्या करना है, इस पोम के थ्रू ये सीखना है दैट हाउ टू कोप अप विद लॉस। राइट, क्या सीखना है, हाउ टू कोप अप
विद लॉस। बहुत ध्यान से, एक तो यही हो गया, क्या है, हाउ टू कोप अप विद लॉस, उसके बारे में, ठीक है। दूसरा समझिए, वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, हमको रियलिटी को जितनी जल्दी हो सके उसको मान लेना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लॉस, राइट, एंड ट्राई टू फेस इट करेजियसली, राइट। कैसे, कि उसको करेजियसली फेस करना चाहिए, राइट। कुछ जो लोग होते हैं ना कि बिल्कुल लॉस हो गया तो बिल्कुल अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सब खत्म हो गया, नहीं, बहुत सारी इंसिडेंट हो जाते हैं सबके साथ, लेकिन फिर भी वो आज जी रहे हैं, फिर भी आज वो कर रहे हैं। यही तो एक मैसेज वो देना चाहते हैं कि लॉस जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, वो तो हो गई इंसान के साथ, लेकिन उससे जो उठ आता है वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है करेजियसली, वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान कहलाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहां पर क्या है, बॉल है जो किसका सिंबल है, लव्ड वंस का और पोजेशंस का सिंबल है, समझ में आया। यहां एक बॉल है जो एक लड़के की है, और वो बॉल जो है वो कहां चली जाती है, हार्बर में चली जाती है, यानी कि पानी में चली जाती है। अब बॉय इज सो शॉक्ड एंड ही इज स्टिल व्हाट, ही इज स्टिफ, ही इज ट्रेम्बलिंग विद ग्रीफ, दुख से वो क्या कर रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, घबरा रहा है, just because what, he is not ready to accept this loss, right, but the poet is watching this all, poet जो है वो सारी चीजें देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं इसको इंटरप्ट करूं, I don't want to intrude on him, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको इंटरप्ट करूं, I want him to learn this lesson, मैं चाहता हूं कि वो उस लेसन को खुद लर्न करे, this is actually the knowledge of loss that everyone has to learn this someday or another day, एक ना एक दिन और किसी न किसी दिन इंसान को ये सीखना ही है, नॉलेज ऑफ व्हाट, नॉलेज ऑफ लॉस। तो यही पोम हमारी है कि वो सारी चीजें हमें बता रही है। अब वो पोम से बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, कि पोम से वो एक चीज और इंपॉर्टेंट कहना चाह रहे हैं कि बॉल जो है वो लव्ड वंस है, और लव्ड वंस के साथ अभी मैंने बताया था कि हमारी फीलिंग और इमोशन अटैच होते हैं। अगर कोई इंसान चला जाता है, उससे अटैच फीलिंग और इमोशन क्या आप किसी और इंसान में ढूंढ सकते हैं, नहीं ना, वो तो आ ही नहीं सकते किसी के साथ, वो तो फीलिंग्स और इमोशन आ ही नहीं सकते, राइट। तो होता क्या है कि हमको उस टाइम पे बड़ा शॉक लगता है, एंड वी फील दैट एवरीथिंग इज फिनिश्ड, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट इसी पॉइंट पे तो हमें ये समझना है कि कुछ खत्म नहीं होता, हमें उससे कोप अप करना है, उससे ऊपर उठकर आना है, राइट। जैसे कि हमारे जॉन बेरीमैन ने समझाया है थ्रू दिस पोम, कि बॉल जो है उसके साथ उस बच्चे की वो चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई थी, उसकी इमोशन जुड़े हुए थे, फीलिंग जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो डर रहा था, इसीलिए वो रो रहा था, इसीलिए वो ग्रीफ में था, उसको प्रोफाउंड ग्रीफ हुआ था। लेकिन बात क्या समझनी है, नेक्स्ट मोमेंट पे वो ये भी बताते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें अब इससे कोप अप करना है, तुम्हें ये समझना ही है, राइट। तो चलिए देखते हैं पोम को, कि पोम क्या बता रही है, देख लीजिए इसको, राइट। चलिए आ जाते हैं, बोलते हैं व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। अब वो इंसान, जब वो कह रहे हैं, वो लड़का क्या फील कर रहा होगा जिसने अभी अपनी क्या खोई है, जिसने अभी अपनी बॉल खोई है। व्हाट इज टू डू, ये एम्फसाइज कर रहे हैं, ही इज आल्सो ईगर टू नो, कि अब ये क्या करेगा, क्या इसके साथ अब होगा क्या, क्योंकि इसकी जो बॉल थी वो तो पानी में चली गई, अब ये करेगा क्या। कहते हैं मैंने देखा इसकी बॉल को कहां जाते हुए, मैरिली का मतलब लिख लीजिएगा हैप्पीली, क्या, हैप्पीली, मैंने इसकी बॉल को हैप्पीली, बाउंस मतलब उछलते हुए, कहां जाके देखा, पहले तो वो सड़क पर पहुंची, और सड़क पर वो उछलने के बाद बाउंस करते हुए हैप्पीली वो कहां चली गई, पानी में, राइट। पहले के जमाने में तो पानी में क्या, नाली में भी गिर जाती थी तो भी हाथ डाल के उठा लेते थे, अब नहीं उठा पाओगे, इसकी तो समुद्र में गई है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कि भाई नो यूज टू से अदर बॉल्स, अब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसको कंसोल नहीं कर सकता, बहुत ध्यान से समझना, कोर्ट से दैट आई डोंट वांट टू कंसोल हिम, मैं इसको कंसोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं ही शुड रियलाइज दिस, ही शुड लर्न दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि इसको आज ये नॉलेज ऑफ लॉस समझना ही है, राइट। अब ये जो है अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मतलब एक्सट्रीम ग्रीफ हुआ है, उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि उसकी क्या खो गई है, कि उसकी बॉल पानी में चली गई है, और वो इतना ज्यादा शॉक्ड है कि वो रिजिड, यानी कि बिल्कुल ऐसे करके खड़ा हो गया, ही इज नॉट मूविंग एट ऑल, राइट, कांप रहा है, और नीचे देख रहा है, कहां, पानी में, कि जहां उसकी बॉल गई है, क्योंकि उसके जितने सारे यंग डेज थे, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये यंग डेज, समझ लीजिए, यंग डेज का मतलब है मेमोरीज,
memories attached to his ball। ठीक है, यहां उसकी जो मेमोरीज थी वो जो बॉल से अटैच थी वो कहां चली गई, हार्बर में। हार्बर क्या होती है, एक ऐसी जगह जहां पर शिप को पार्क किया जाता है, यानी कि पानी की जगह होती है, राइट। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। इंट्रूड का मतलब इंटरप्ट। मैंने ऊपर ही बता दिया था कि वो कंसोल नहीं करना चाहते, वो मना कर रहे हैं कि मैं कंसोल नहीं करूंगा उसको भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अ डाइम अनदर अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि ये क्या है, करेंसी है। डाइम, डाइम क्या है, ये करेंसी है। और ये जो दूसरी बॉल है वर्थलेस है, यूजलेस है। क्या है बेटा, यूजलेस। क्यों यूजलेस है, कि भाई बॉल मान लिया 10 रुपए की आ जाएगी, लेकिन उस बॉल से जुड़ी हुई मेमोरीज जो थी, फीलिंग्स जो थी, इमोशन थे, वो वापस आएंगे क्या, वो तो वापस ही नहीं आएंगे बेटा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो क्या है, वो यूजलेस है। नई बॉल दिलाना, कि मैं जाकर उसको कंसोल कर लेता हूँ, बेटा कोई बात नहीं, चलेगी तो दूसरी बॉल ले ले, लेकिन वो कह रहे हैं वो यूजलेस है भाई, ठीक है। अब बताते हैं ना वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। अब पोएट खुद कह रहे हैं कि भाई ये वर्ड जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ड है। लोग हर एक चीज को पजेस करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अभी ऊपर बताया तो है कि भाई सब इम्परमानेंट है, कुछ तुम्हारा नहीं है, सब जाना ही है एक दिन, आज जाएगा नहीं तो कल जाएगा, राइट। आएंगे लोग बॉल पे अपना हक जताएंगे, बॉल जो है वो खो जाएंगी, लेकिन इस बच्चे को क्या समझना है कि कभी भी जो खोया हुआ लव्ड वंस है या जो कोई पोजेशन की चीज है, मटेरियलिस्टिक चीज है, वो वापस नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद कहते हैं मनी इज एक्सटर्नल। आहा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मनी इज एक्सटर्नल। मतलब मनी कैन बाय द मटेरियलिस्टिक थिंग्स बट मनी कैन नॉट बाय द मेमोरीज एंड फीलिंग्स। क्या किसी की पैसे से फीलिंग्स और इमोशन खरीद लोगे क्या? इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, मनी इज एक्सटर्नल। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है, बात समझ में आई। चलिए, सो ही इज लर्निंग बिहाइंड द डेस्परेट आई। डेस्परेट का मतलब है सैड। यहां उसको अब वो बहुत इंपॉर्टेंटली समझ रहा है कि मेरे को क्या समझना है, मेरे को एक चीज समझनी है कि कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है, राइट। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है नॉलेज, ठीक है। क्या समझना है उसको, नॉलेज ऑफ लॉस समझना है भाई, कि कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है। और उसके बाद उससे कैसे कोप अप करना है, कैसे उससे खड़े होना है, उसको ये समझना है। उसको ये भी समझना है कि ये हर एक इंसान को समझना है, चाहे वो आज समझे चाहे वो कल समझे, लेकिन समझना सबको कुछ ना कुछ एक दिन है ही, राइट। समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पोम करते हैं। सो बेटा नेक्स्ट पोम कौन सी हमारी, सो नेक्स्ट पोम है हमारी अमेंडा। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, इसके टाइटल में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। क्या लिखा है, अमेंडा। अमेंडा यानी कि इज अ गर्ल, ठीक है। अमेंडा जो है वो क्या है, एक लड़की है, लेकिन उससे आगे क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है भाई। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब क्या होता है, किसी की फीलिंग दिखाता है। और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो क्या दिखा रहा है, अनोयंस दिखा रहा है, अनोयंस और इरिटेशन। क्या दिखा रहा है, अनोइंस और इरिटेशन दिखा रहा है। ऑफ हु, ऑफ अमेंडाज मदर। अमेंडा की जो मदर है वो उससे बहुत ज्यादा अनॉयड है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी है, फ्रस्ट्रेटेड है, जस्ट बिकॉज शी इज एक्चुअली नॉट आंसरिंग हर एट ऑल, क्योंकि वो उनको आंसर नहीं कर रही है। अब ऐसा क्या है कि एक बच्चा जो है वो आंसर नहीं कर रहा है, तो आइए समझिए इस पोर्ट के थ्रू। पोर्ट क्या बोलते हैं, पोर्ट बेसिकली एडवोकेट्स, court advocates that we should provide some personal space to a growing child, right। अब क्या होता है, वो कहते हैं कि दो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। हाँ, मानना ये है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बट दे शुड नॉट लेट देम फील दैट दे आर ट्रैप्ड। लेकिन पेरेंट्स को बच्चों को ये भी नहीं बताना चाहिए, उनको ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि बच्चा क्या फील करने लगे, बच्चा ट्रैप्ड फील करने लगे, उसको लगे कि उसकी फ्रीडम जो है वो क्या हो रही है, कर्टेल्ड हो रही है। उसकी जो फ्रीडम है वो क्या हो रही है, उसकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल्ड हो रही है, राइट। समझ में आया। मैंने एक वो लाइन भी बोली थी, वो ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो पोर्ट यही कहते हैं कि भाई
पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जब ग्रोइंग चाइल्ड होता है तो वो क्या होता है, वो एक डिलेमा में होता है, एक दुविधा में होता है। कैसे? जैसे कि अमेंडा है, अमेंडा जो है वो टू फेसेस ऑफ लाइफ में क्या हो गई है, टू फेसेस ऑफ लाइफ में स्ट्रक है। एक है चाइल्डहुड, क्या है? चाइल्डहुड। दूसरा है एडल्टहुड, राइट, यहां पर बच्चे क्या हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का जो क्या है, इन दोनों के बीच का जो फेस होता है बच्चे का, वो बड़ा ही क्या होता है, बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। बच्चा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मैं बड़ा हो गया हूं। वेयर एज पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वेयर एज पेरेंट्स जो है वो एम्फसाइज करते हैं, बेटा दैट यू आर बिकम मैच्योर, यू शुड बिहेव मैच्योरली। तुम मैच्योर हो गए हो, तुम्हें मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। इसकी वजह से बच्चा क्या फील करता है कि मैं ट्रैप्ड हूं, मेरी जो फ्रीडम है वो क्या कर दी गई है, कर्टेल कर दी गई है। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए बच्चे को, उसको ऐसा फील कराना चाहिए कि उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो स्पेस है वो क्या नहीं हो रही है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। तो वो यही बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि अमांडा जो है वो टू फेसेस ऑफ लाइफ में एडल्टहुड और चाइल्डहुड में क्या हो रखी है, वो यहाँ पर स्ट्रक है। ठीक है, यही ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर इस पोम में बहुत इंपॉर्टेंटली आ जाइए कि भाई इसमें क्या है, यहाँ पर जो ये क्या है, एक तो ये है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, राइट, पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ये पैरेंथेसिस क्या है, थॉट्स ऑफ अमेंडा है। क्या है? थॉट्स ऑफ अमेंडा। अभी मैंने क्या बताया कि मदर जो है वो इसको क्या कर रही है, नैग कर रही है। नैग का मतलब क्या है, कांस्टेंट नैगिंग कर रही है। क्या कर रही है? कांस्टेंट नैगिंग, राइट। शी इज बीइंग शी इज बीइंग शी इज बीइंग इंस्ट्रक्टिव एंड अथॉरिटिव। क्या हो रही है, वो बड़ी इंस्ट्रक्टिव और अथॉरिटिव हो रही है उसके लिए, और कांस्टेंट नैगिंग करती रहती है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, जिसकी वजह से बच्ची को क्या लग रहा है कि वो ट्रैप्ड हो गई है, वो कर्टेल हो गई है उसकी फ्रीडम, राइट। तो वो मदर जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही है और वो उनके इंस्ट्रक्शन को क्या नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है। शी इज नॉट आंसरिंग, शी इज नॉट रिप्लाइंग, वो उनको रिप्लाई नहीं कर रही है। व्हाई शी इज एक्चुअली नॉट रिप्लाइंग? जस्ट बिकॉज शी फील्स दैट आई माय फ्रीडम इज कर्टेल एंड आई शुड लिव अलोन, आई शुड लिव फार फ्रॉम देम, इनसे दूर रहना चाहिए मुझे, इनसे, मदर से। अरे यही तो हमको समझाना है इस पोम में कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि वो उसको इंस्ट्रक्शन दिए चली जा रही है, दिए चली जा रही है। पहले कह रही है अपने नेल्स काफ कर, सही करो, हंच मत करो शोल्डर को, स्लाउचिंग मतलब रिक्लाइनिंग पोजीशन में मत बैठो, वो नहीं ध्यान दे रही है। वो तो कह रही है वो अपने ख्वाबों में, अपनी फैंटेसी में जो है वो क्या हो चुकी है, वो अपनी फैंटेसी में लॉस्ट है, फैंटेसी में खोई हुई है। वो कह रही है कि लैंग्वेज सी है, लैंग्वेज मतलब पीसफुल सी है, एमरल्ड का मतलब ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर का सी है। यहां पर मेटोनमी यूज हुआ है, ध्यान रखना, एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है मेटोनमी, वो यूज हुआ है। ठीक है, ग्रीन कलर का पीसफुल सी है, जहां की इकलौती निवासी मैं हूं, मैं एक मरमेड हूं, मैं एक जल परी हूं जो मूव कर रही है स्विफ्टली, ठीक है, जो स्विफ्टली मूव कर रही है और खुशी खुशी मूव कर रही है। ठीक है, मतलब बच्ची क्या है, वो थॉट्स को रखने लगी है, उसके इतने थॉट्स बढ़ गए कि वो उन सारे थॉट्स को रख रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट नैगिंग ऑफ हर मदर। उसकी मदर इतना उसको नैग कर रही है कि वो अपने ख्वाबों में खोई हुई है एंड शी डिजायर फॉर दिस, उसकी डिजायर है कि मैं ये करूं, राइट। चलिए, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि भाई हमको देखना है कि बच्ची जो है वो क्या है, बच्ची वो है अपने टू फेसेस ऑफ लाइफ में स्टक है। फिर उसके बाद बोलती है कि भाई क्या करूं, होमवर्क किया, रूम साफ किया, ये किया, शूज क्लीन किए। अरे यहाँ क्या बता रही है, ऊपर बताया उसको क्या रखना है, ऊपर उसको बॉडी पोस्चर के बारे में बताया कि बॉडी पोस्चर कैसा रखना है, आपको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, क्योंकि मदर क्या है, मदर जानती है कि ये क्या हो रही है, ये एडल्टहुड में जा रही है, ये एडल्ट हो रही है। वेयर एज वो सोचती है कि मैं चाइल्डहुड में हूँ, मैं तो बच्चे हूँ, मैं तो बचपन की तरह ही रहूंगी। तो ये जो फेस है, इन फेस की वजह से इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसके, अमेंडा और उसकी मदर के बीच में। ठीक है, अब वो तो ये ऐसे जो ख्वाब है वो तो बच्चों के ही होते हैं ना भाई, कि मैं क्या हूं, मैं एक ऑर्फेन हूं, मैं एक क्या हूं, अनाथ हूं, रोमिंग करती हूँ स्ट्रीट पे, मैं पैटर्न बनाती हूँ, ठीक है, हश फीट यानी कि नंगे पैरों से, क्योंकि साइलेंस जो है वो गोल्डन है और फ्रीडम जो है मेरे लिए वो स्वीट है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि साइलेंस जो गोल्डन बोला गया है वो उसने डस्ट से रिलेट करता हुआ बनाया है, और डस्ट से नंगे पैर चलने पे जो फ्रीडम है वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए स्वीट है।
ध्यान से सुनना भैया, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से सुनना बेटा लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कहती है क्या, नेक्स्ट कह रही है किसके बारे में, अब वो बता रही है कि अमांडा क्या नहीं करना है, अमांडा चॉकलेट नहीं खानी है। अब उसकी ईटिंग हैबिट्स को भी वो सुधारने की कोशिश कर रही है मदर, कि भैया ईटिंग हैबिट जो है वो अच्छी रखो। अब वो बताती है रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस एक्ने से हमें पता चल गया कि एक्सेसिव ईटिंग वे कॉज एक्ने टू अमांडा। ज्यादा चॉकलेट खाएगी तो अमांडा के पिंपल्स हो जाएंगे, मुहासे हो जाएंगे। अरे तो मुझे समझ में आ गया कि मुहासे जो है वो 13 से 14 साल की एज के बच्चे के होते हैं, और इसी एज में बच्चे जो है वो क्या होने लगते हैं, इसी एज में बच्चों में एडल्टहुड आने लगता है। तो यहां से इस लाइन से इसकी एज जो है वो कंफर्म हो जाती है कि इसकी जो एज है वो 13 से 14 साल की है। बात समझ में आई बेटा, ध्यान से सुनिएगा, राइट। फिर उसके बाद मदर कहती है कि भाई मुझसे तुम बात क्यों नहीं करती जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन अमांडा तो है वो बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहती, वो बिल्कुल नहीं सुनती है, ठीक है। अब वो पूछती है कि भाई ईटिंग हैबिट्स के बारे में, तो वो कहती है मैं क्या हूं, मैं एक रेपेंजल हूं, ठीक है, जिसकी कोई केयर नहीं करती। मैं ट्रैंकुल, ट्रैंकुल मतलब पीस, पीसफुल, रेयर मतलब यूनिक, ठीक है। मैं तो क्या हूं, मैं तो ट्रैंकुल एक पीसफुल टावर में जाकर रहूंगी, और एक यूनिक है वो जो मेरी वो होगी, क्या नाम है, वो जो मेरी फीलिंग होगी, वो जो सिचुएशन होगी बड़ी रेयर होगी, किसी ने ऐसी सिचुएशन जो है वो कभी फील नहीं करी होगी। उसके बाद कहती है कि मैं अपने जो हेयर है उनको लेट डाउन नहीं करूंगी, उनको नीचे नहीं करूंगी। रेपेंजल एक प्रिंसेस थी, शायद आपने स्टोरी पढ़ी होगी उसके बारे में, ठीक है, उसका रेफरेंस ले लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो ध्यान रखिएगा। एक प्रिंसेस थी, उसके बाद उसको एक विच उठा के ले गई थी, उसने उसको टावर में रख दिया था, दैट्स इट, राइट। चलिए उसके बाद मदर फिर बोलती है कि भाई स्टॉप दैट स्लोचिंग, आप बहुत ज्यादा मूडी हो रही हैं अमेंडा, आप मेरी बात को सुनती नहीं। अब ये मूडी वर्ड भी है क्या, वो बता रहा है कि भाई वो स्ट्रक है किसमें, टू फेसेस ऑफ लाइफ में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो उसकी दो फेसेस हैं उसमें उसका सपोर्ट करना है, ना कि उसको इस तरीके से मैच्योरली बिहेव करवाना है, राइट। टाइम टू टाइम वो चीजें सीखी जाएगी, क्लियर है। चलिए सो इन दिस वे ये पोम क्लियर हो जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने कीवर्ड्स से वो आपको बताई दिया, आप लोगों ने होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट हम चलते हैं पोम पे अपनी, चलिए। Right. So now we have the next poem, that is The Trees, which is written by who? Written by Adrini Rich, right? किसने लिखी है? पहले तो ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है एड्रिनी रिच ने। समझ में आया? अब ये एड्रिनी रिच कौन है? ये एड्रिनी रिच जो है वो फेमिनिस्ट है। कौन है? फेमिनिस्ट है। हु टॉक्स अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ हु? एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, राइट। किसके बारे में बात करती हैं? एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के बारे में बात करती है, कि भाई विमेन के एम्पावरमेंट के बारे में ये बात करती है। लेकिन यहां तो इन्होंने ट्रीज दिया है, तो भाई ध्यान से समझ लो कि ट्रीज के दो मतलब है। ट्रीज का एक तो है नेचर के बारे में, और दूसरा है कंडीशन ऑफ विमेन के बारे में, कंडीशंस ऑफ विमेन, राइट। विमेन की जो कंडीशंस है, अलग अलग टाइप की कंडीशंस है, जहां पर क्या हो रखा है, जहां पर इनको सोसाइटल रेस्ट्रिक्शन है। क्या है? सोसाइटल रेस्ट्रिक्शन है। आपने भी देखा होगा कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम आज भी इतने डेवलप हो गए, लेकिन सोसाइटी में विमेन्स के लिए रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म नहीं हुए हैं। तो आज इस पोम के थ्रू एडनी रिच हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं? वो मैसेज देना चाहती हैं, then women are breaking this societal restriction today, right? They are breaking the confinement. confinement word पढ़ा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। they are breaking what? they are breaking the confinement. अब बात आती है ट्रीज की। ट्रीज तो नेचर का पार्ट है, जिनको हम पेड़ कहते हैं। तो हाँ, दोनों ही चीज जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिखा रही है कि हमारे सोसाइटी में क्या है, डोमिनेशन है। किसका? अभी बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में डोमिनेशन है। हम ह्यूमंस क्या करते हैं? नेचर को डोमिनेट करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं कि अपने रहने के पर्पस के लिए ट्रीज को काट देते हैं, अपना घर बना लेते हैं, और आयरोनिकली उसी घर में ट्रीज को अपने डेकोरेटिव पर्पस के लिए रख लेते हैं।
तो ये जो हम करते हैं ना, इससे आज क्या हो रहा है, इससे जो ये ट्रीज हैं वो बेसिकली क्या हो गए हैं, वो अपना अब ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। नाउ दे वांट टू मूव टू द जंगल, क्योंकि तुमने ट्रीज तो अपने घर में सजा लिए, उनको अपने डेकोरेटिव पर्पस के लिए कहां रख लिया, तुमने अपने डेकोरेटिव पर्पस के लिए उनको घर में रख लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो तोड़ रहे हैं इस कंफाइनमेंट को, इस रिस्ट्रिक्शन को, इस बैरियर को आज वो तोड़ रहे हैं, एंड दे आर मूविंग आउट टू द जंगल। जंगल क्या है, जो इतने टाइम से क्या पड़ा था, एम्प्टी पड़ा था। क्या पड़ा था, जंगल जो है वो इतने टाइम से एम्प्टी पड़ा था। आज वो इस पूरे जो बैरियर है, उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं पेड़ के, उसको तोड़ के वो कहां जाएंगे, जंगल में जाएंगे, ताकि क्या कर सके, वो इस एम्प्टी फॉरेस्ट को फिल कर सके और एक बैलेंस बना सके। क्या बना सके बेटा, एक बैलेंस बना सके। इसी तरीके से विमेन जो है वो क्या हो गई है, रिस्ट्रिक्शंस में है, बैरियर में है, उनको क्या करना है, आज वो ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पर मेल डोमिनेशन सोसाइटी है, जहां पर मेल अपने आप को बहुत बढ़ा रहे हैं, उस सोसाइटी की उस पैट्रियार्कल सोसाइटी को वो क्या करेंगी, आज ब्रेक करेंगी। कहां जाकर, उस सोसाइटी में जाकर, क्योंकि अभी तो कंफाइनमेंट में है ना, दे आर व्हाट, दे आर कैप्टिव इन द हाउसेस, वुमेन भी जो है वो कैप्टिव है हाउसेस में। तो ये समझ में आ गया कि इस ट्री से हमें दो पॉइंट देखने को मिलते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू है विमेन का, एक पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रीज का, यानी कि नेचर का। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पोम में जो आंसर पूछा गया उसको टू द पॉइंट रखना है। अगर विमेन के एस्पेक्ट से पूछा गया तो विमेन के एस्पेक्ट से देना, अगर ट्रीज के एस्पेक्ट पे पूछा गया है तो ट्रीज के एस्पेक्ट पे देना है। कुछ बच्चे बोल रहे हो कि हमने विमेन का नहीं पढ़ा, तो आप पढ़ लो ना, मैं बता तो रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं, ये कन्फाइनमेंट तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है उसमें जाकर क्या कर रहे हैं, बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि अभी इम्बैलेंस हो रखी है ना, क्या मेल की सोसाइटी अच्छी या फीमेल की सोसाइटी अलग, नहीं, ये बैलेंस सोसाइटी होनी चाहिए। इसी तरीके से फॉरेस्ट जो है, जो समय एम्प्टी हो चुके हैं, जिसको ह्यूमंस ने क्या कर दिया है, ह्यूमंस ने, वो हम करते हैं ना, क्या करते हैं, वो डिफोरेस्टेशन करते हैं हम, ठीक है, कटिंग ऑफ जंगल्स करते हैं, उसकी वजह से मेल ने अपना डोमिनेशन दिखाया और वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, और उनमें क्या कर दिया है, ट्रीज को उन्हीं घरों में अपने आप को डेकोरेटिव पर्पस के लिए रख रखा है। तो अब ट्रीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेजिलिएंट हो रहे हैं, और वो कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जंगल की तरफ। वहां पर क्या करेंगे, जंगल जो इतने टाइम से खाली पड़े हुए हैं उसको वो फुलफिल कर देंगे। बात समझ में आ गई, इतना है इस पोम के बारे में। आइए देखते हैं अब ट्रीज, पहले तो ट्रीज या फिर इसको मान सकते हैं विमेन, ठीक है, ट्रीज जो है वो बाहर जा रहे हैं जंगल में, ठीक है, यानी कि यहाँ ट्रीज जो है वो खुद ही अपना जो जो कंफाइनमेंट है वो ब्रेक कर रहे हैं, या विमेन जो है वो खुद ही कंफाइनमेंट ब्रेक कर रही है, रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर बाहर जा रही है। इतने टाइम से ये जो सोसाइटी थी वो एम्प्टी पड़ी हुई थी, उसमें अब बैलेंस हो जाएगा। अब ट्रीज जब नहीं थे जंगल में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, किन किन रिसोर्सों को दिक्कत हो रही थी, बर्ड को दिक्कत हो रही थी, इंसेक्ट को दिक्कत हो रही थी, सन जो है वो अपने फीट जो है शेडो नहीं बना पा रहा था। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई ये जंगल है, ये जंगल है, यहाँ सन है, इसकी रेस पड़ेगी तो शेडो बनेगी, अगर ये ही हटा दूंगा मैं यहाँ से तो ये डायरेक्ट पड़ेगी भाई, ठीक है, जिसकी वजह से इवेंचुअली आप ही को ही दिक्कत होने वाली है, जो आप अपने डेकोरेटिव पर्पस के लिए सजा रहे हो ना, अगर जंगल काट दोगे तो आप ही को दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलिए अब ये जो कहती है, क्या कहती है कि ट्रीज जो जंगल जो था इतने टाइम से क्या था, एम्प्टी था, वो सुबह तक भर जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कहती है पूरे टाइम रात से ये जो क्या है, रात से ये काम कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये चैलेंजेस हैं, CHALLENGES, चैलेंजेस जो हैं किनकी लाइफ में, चाहे वो ट्रीज हो चाहे वो विमेन हो, उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, उनको ब्रेक करना है। क्या कि भाई डिसेंडेंस, यानी कि वो सेपरेट कर रहे हैं अपने आप को, क्या कर रहे हैं, अरे यार क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं अपने आप को, किससे, क्रैक से, यानी कि कहां बंधे हुए हैं, फ्लोर पे बंधे हुए हैं, कहां पर, वरांडा में, ठीक है। लीव जो है वो स्ट्रेन कर रही हैं, फोर्स कर रही हैं, किसको, शीशे को, ठीक है, स्मॉल ट्विग्स, छोटी छोटी डालियां, डेलिकेट जो
डालियां होती हैं, छोटी छोटी डालियां जो होती हैं डेलिकेट सी, वो भी एक्सर्शन से क्या हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं, यानी कि कठोर हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बो, यानी कि बड़ी बड़ी जो बो है, यानी कि बड़े बड़े जो ब्रांचेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, शफलिंग अंडर द रूफ। क्या होता है, अब ये रूफ है, पेड़ जो है इससे निकलने की कोशिश करेगा तो उस तरीके से शफल करेगा ना, तो वो शफल कर रहे हैं, यानी कि कितना क्या लग रहा है, चैलेंजेस हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं टू ब्रेक दिस, व्हाट, टू ब्रेक दिस बैरियर, इस बैरियर को तोड़ने के लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहे हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है वो हाफ डेज होता है, यानी कि अनकॉन्शियस होता है, उसकी तरह क्या कर रहे हैं, उसकी तरह वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि कब क्या होता है, पेशेंट जो है उसको बोल दो कि भाई तुम्हें छुट्टी मिलने वाली है तो बड़ी खुशी खुशी, आधा ज्यादा वो क्या नहीं हो पाता, ज्यादा हेल्दी नहीं होता है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा एफर्ट्स लगाता है बाहर जाने के लिए कि मुझे कैसे भी हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाए। इसी तरीके से ये लोग भी अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, ये इनकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, अपने रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक कर रहे हैं। बात समझ में आई, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आई सिट इनसाइड ओपन डोर्स ओपन टू वरांडा। अब ये हमारी पोइटिस है, पोइटिस क्या कह रही है कि मैं कहां बैठी हूँ, वरांडा में बैठी हुई हूँ और लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ। लॉन्ग लेटर्स क्यों लिख रही है भाई, डिपार्चर बता रही है ना कि ये क्या हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है किसका, ट्रीज का, कहां, जंगल में, या विमेन का, कहां, सोसाइटी में, ठीक है। चलिए अब क्या है, इन विच स्कैरली मेंशन द डिपार्चर, मैं हार्डली मेंशन कर रही हूँ डिपार्चर को, एक वर्ड लिख लीजिए यहाँ पर, ये क्यों हार्डली मेंशन क्यों नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज शी नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर डिपार्चर, उनके डिपार्चर की इंपॉर्टेंस वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे तब तक सोसाइटी में इम्बैलेंस बना रहेगा, इसीलिए मैं इसको मेंशन ही नहीं कर रही, जस्ट बिकॉज नो दैट other people would not understand that this is necessary, their departure is necessary, क्योंकि बाकी लोग जो है वो ये नहीं समझेंगे कि इनका डिपार्चर जो है वो क्या है, वो नेसेसरी है, इसीलिए वो इसमें मेंशन नहीं कर रही है अपने लेटर्स में, ठीक है। अब ये जो नाइट है वो फ्रेश है, मून जो है होल शाइन कर रहा है, होल शाइन मतलब एक, ये जंगल में है आप, ठीक है, मान लीजिए ये जंगल में है, यहाँ मून है, मून जो है आप यहाँ खड़े होंगे तो मून आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, आधा कटा हुआ दिखाई देगा, राइट। अगर मैं ये सब हटा दूं तो आप देखिए मून बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, यानी कि मून क्या कर रहा है यहाँ, प्राउडली, प्राउडली शाइन कर रहा है, जस्ट बिकॉज कोई नहीं है, कोई ब्रेकिंग सोर्स ही नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि पेड़ ही नहीं है, ठीक है, तो वो होल मून जो है वो शाइन कर रहा है। स्काई जो है वो पूरा आसमान खुला हुआ है, क्यों खुला हुआ है, क्योंकि पेड़ ही नहीं है देखने से, राइट। स्मॉल लीव्स एंड लिचन, लिचन क्या होती है, लिचन हमारी स्किन होती है, किसकी स्किन, स्टेम की जो स्किन होती है उसको लिचन बोलते हैं, ठीक है। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, लीव्स की और लिचन की क्या आ रही है, आवाजें आ रही है, किनको, हमारी पोइटिस को, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है दैट दे आर कमिंग टू ग्रीट देम, ठीक है, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं ये, ठीक है। ऊपर क्या दिखा रहा था, सेंस ऑफ अर्जेंसी भी दिखा रहा था, बेटा याद रखना, ठीक है, उस समय याद नहीं आया था, अब याद आ गया, सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखा रहा था, ठीक है। इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं आप लोगों के लिए भाई, और आप लोग जो है वो पढ़ाई नहीं करते हैं बैठ के, कैसे काम चलेगा भाई, पढ़ाई कीजिए, बहुत सारी चीजें ध्यान रखिए, तभी पेपर में ला पाएंगे 80 आउट ऑफ 80, ऐसे नहीं आ जाएंगे, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए यहां तक, चलिए आगे आते हैं, आगे बात करते हैं, आगे क्या कहती हैं, आगे जो कहती हैं कि मेरे जो हेड है वो फुल ऑफ विस्पर्स, यानी कि मुझे बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, ठीक है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ट्रीज जो है या फिर आपकी जो विमेन है वो कल तक सोसाइटी में पहुंच जाएंगी, ठीक है। द क्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास जो है वो ब्रेक हो रहा है, टूट गया है, क्योंकि अभी तक पढ़ा था कि वो जो स्मॉल ट्विग्स है वो एक्सर्शन लगा रही थी ग्लास पे, उन्होंने ग्लास तोड़ दिया है। ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग यानी कि भगदड़ मचा रहे हैं, स्टम्पेड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्टम्पेड, ठीक है, भगदड़ मचा रहे हैं बाहर जाने के लिए, राइट। दे वांट टू गेट फ्री, ठीक है, वांट टू गेट फ्री, ठीक है, एट एनी हाउ,
किसी भी तरीके से बस फ्री होना चाहते हैं, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, स्टम्पेड कर रहे हैं, भगदड़ मचा रहे हैं। अर्जेंट लग रहा है इनको, बहुत अर्जेंसी है कि बाहर जाना ही जाना है हमको, ठीक है। अब विंड जो है वो मीट करने के लिए आ रही है किसको, दोबारा से पेड़ों को ग्रीट करने के लिए, ठीक है। द मून इज ब्रोकिंग इनटू अ मिरर, अब मून जो है वो टूट गया है किसकी तरह, किसकी तरह टूट गया है, मिरर की तरह। अरे बताया था ना अभी कि मून जो है ऐसे करने से, देखने से क्या लगेगा, टूटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ खड़ा हुआ हूं तो पूरा मून नहीं दिखाई देगा ना, तो अब वो टूट गया है किसकी तरह, मिरर की तरह। और उसके पीसेस जो है वो ओक ट्री पे क्राउन की तरह दिख रहे हैं, किसकी तरह दिख रहे हैं, ओक ट्री पे क्राउन की तरह दिख रहे हैं। क्राउन समझ में आता है कि भाई ओक ट्री सबसे बड़ा ट्री, और वो जो कट रहा है मून वो उस पे क्राउन की तरह दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई, ये आपकी पोम है। इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, आप थोड़ा सा इनको एक बार अच्छे से ठंडे दिमाग से सुनिएगा, आपको सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। इन सब चीजों को अपने आंसर में जरूर लिख कर आइएगा, इसीलिए ये बताया है कि भाई ये रामबाण है, आप इनको यूज करेंगे तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है कि भाई 14 आउट ऑफ 14 लाने पोएट्री में वो हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पोम पे चलते हैं। चलिए आइए, फॉग देखिए। फॉग क्या है, कार्ल सैंडबर्ग की लिखी हुई पोम है। देखने से 4-5 लाइन की लग रही, 6 लाइन की लग रही होती है, अरे 6 लाइन की पोम है, लेकिन जो इसका मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि फॉग जो है वो दो चीजें दिखाता है, एक तो चैलेंजेस इन आवर लाइफ दिखाता है, क्या दिखाता है, चैलेंजेस इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं वो फॉग की तरह होते हैं, यानी कि ये इनएविटेबल है, यानी कि इनएविटेबल। आप एक बात बताइए, सर्दियों में कभी ऐसा हुआ है कि आपने फॉग नहीं देखा हो, भले एक बार देखा हो लेकिन देखा जरूर होगा, यानी कि ये होना ही होना है, इनएविटेबल है, ये होगा ही होगा। इसी तरीके से चैलेंजेस जो है हमारी जिंदगी में वो आएंगे ही आएंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फेस देम करेजियसली, आपको उनको करेजियसली क्या करना है, बस फेस करना है। सिमिलरली फॉग जो है वो दूसरी चीज और दिखाता है, वो दिखाता है नेचर मिस्ट्री एंड पावर, राइट, नेचर की मिस्ट्री और पावर को दिखाता है कि भाई नेचर जो है वो बहुत पावरफुल है और मिस्टीरियस है, ठीक है, मैजिकल है। भाई फॉग के अराइवल को हम क्या करते हैं, फॉग के अराइवल को हम कभी समझ नहीं पाते कि फॉग पड़ने वाला है, लेकिन सडनली ये एकदम से आ जाता है और फिर पूरी सिटी पर क्या हो जाता है, पूरी सिटी पर स्प्रेड हो जाता है, एक कर्टेन ट्रैप कर लेता है। अब इसी तरीके से हमको समझना है कि चैलेंजेस भी जो होते हैं वो अननोन होते हैं, कभी भी आ सकते हैं, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, आपको हमेशा उसके लिए रेडी रहना है, वो कभी भी आ सकते हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो इसमें कार्ल सैंडबर्ग ने क्या बताया है, कार्ल सैंडबर्ग ने पहले तो फॉग का अराइवल बताया है, ठीक है, फिर फॉग का डिपार्चर बताया है, ठीक है, उसके बाद फॉग को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली क्या बताया है कि फॉग जो है वो कैट के सिमिलर है, किसके सिमिलर है, कैट के सिमिलर है, यानी कि उसका जो मैनर है वो कैट के अराइवल जैसा है। अब कैट के अराइवल ही क्यों लिया, अब ये समझिए, क्योंकि कैट जो है वो क्या होती है, कैट जो है उसका अराइवल होता है बहुत, कैसा होता है उसका अराइवल, उसका अराइवल होता है साइलेंटली एंड स्टीलिथली, स्टीलिथली मतलब बड़ी चोरी छुपे आती है, साइलेंटली आती है, और इसका अराइवल जो है वो अननोटिस्ड होता है, क्या होता है, अननोटिस्ड होता है, कोई इंसान नोटिस नहीं कर पाता है। तो फॉग भी जो है वो बड़े कैसे आता है, साइलेंटली और स्टीलिथली आता है, जिसका अराइवल कोई भी नोटिस नहीं कर पाता है। समझ में आ गया, तो पहले लिखा है द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, अब यहाँ लिटिल वर्ड जो है, फॉग, कैट क्या है, कैट एक वाइल्ड एनिमल है, क्या है, कैट एक वाइल्ड एनिमल है। अगर कोर्ट इसको पूरा सिर्फ और सिर्फ कैट बोल देते तो जो रीडर्स हैं उनके दिमाग का इंपैक्ट जो होता है वो क्या होता, थोड़ा फियरफुल होता, क्योंकि उन्होंने किसको कंपेयर की, किससे कंपेयर किया, कैट से, क्योंकि वो वाइल्ड है। तो उन्होंने इससे पहले क्या लगा दिया, इससे पहले लिटिल लगा दिया, ताकि रीडर को वो काम और पीसफुल रख सके, तो टोन इसीलिए उन्होंने लिटिल वर्ड का यहाँ यूज किया। अब यहाँ पर बात आती है इट, इट यहाँ पर कैट नहीं है, सारे बच्चे यहाँ पर इट पे कैट लगा देते हैं, इट यहाँ पर फॉग है बेटा, ठीक है। इट फॉग सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, कहां पर आता है, हार्बर, यानी कि ये क्या है, हार्बर नेचुरल है,
सिटी क्या है, मैन मेड है। तो आप ये ध्यान रखो कि फॉग की प्रेजेंस को चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड चीज हो वो इग्नोर नहीं कर सकती हैं, वो इनएविटेबल है, वो दोनों ही जगह पर क्या है, वो दोनों ही जगह पर अपनी प्रेजेंस को छोड़ता है, दोनों ही जगह अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने हार्बर यानी कि नेचुरल चीज, सिटी यानी कि मैनमेड चीज, यानी कि कुछ भी हो वो फॉग के प्रेजेंस से बच नहीं सकता। राइट, ऑन साइलेंट हॉन्चेस, अब वो बैठता कैसे है, कैट की तरह बैठता है। अब हॉन्चेस क्या होता है, हॉन्चेस में ध्यान रखना कैट के आगे के दो पैर इस तरीके से सीधे होते हैं और पीछे के दो जो है पार्ट, पीछे के दो पैर है वो नीचे की तरफ होते हैं, उसको हॉन्चेस बोलते हैं। बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, एंड देन मूव्स ऑन, यानी कि फिर जो है वो क्या हो जाता है, डिपार्चर हो जाता है, डिपार्ट कर जाता है। तो हमने क्या देखा, पहले अराइवल देखा, फिर उसके बाद क्या देखा, फिर उसके बाद वो क्या हुआ, वो वहां पर रुक गया, यानी कि उसने हॉल्ट लिया, यानी कि स्टॉप हुआ। उसके बाद वो डिपार्चर हो गया, यानी कि चला गया। बस इतना सा ध्यान रखना है इस फॉर्म में। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। टेल का मतलब होता है स्टोरी। अरे अभी तो सर ने बोला था कि पोम पढ़ा रहे तो स्टोरी पे कहां से आ गए। हाँ, ये एक एक्सेप्शनल पोम है आपके सिलेबस में, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में। और इंग्लिश लिटरेचर में बेटा स्टोरी की फॉर्म में अगर कोई क्या होती है, स्टोरी की फॉर्म में अगर कोई पोम होती है तो उसको हम बोलते हैं बैलेड। क्या बोलते हैं, बैलेड। तो ये भी एक ऐसी पोम है जो स्टोरी के बारे में बताती है, और ये क्या है, ये एक बैलेड है। कई सारे होती है फॉर्म, ठीक है, उसकी पोम की, तो उसमें से एक ये क्या है, ये बैलेड है, क्योंकि ये एक स्टोरी है, एक स्टोरी बताती है किसके थ्रू, एक पोम के थ्रू, राइमिंग भी होती है उसमें। ठीक है, चलिए तो इस पोम के से हम क्या समझेंगे, ऑर्डिनेश हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, ऑर्डिनेश हमें समझाना चाह रहे हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या समझाना चाह रहे हैं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी कभी हम क्या मान लेते हैं कि भैया बुक का कवर अच्छा नहीं है तो बुक का कंटेंट भी अच्छा नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। इस पोम में यही है कि भाई किसी भी चीज को आप उसके अपीयरेंस से, उसके बिहेवियर से जज ना करें। यहां पर क्या है, यहां पर एक क्या है, ड्रैगन है। ठीक है, जो कि क्या है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है कस्टर्ड। ठीक है, इस यही हमारा मेन कैरेक्टर है। ठीक है, साथ साथ एक और चीज है, एक और चीज लिख लो इसमें, अभी याद आ रही है एकदम से फटाफट से मुझे, क्या है, बार्किंग डॉग, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। भौंकने वाले जो डॉग्स होते हैं वो कभी काटते नहीं हैं, यानी कि जो लोग ज्यादा बोस्ट करते हैं अपने आप को, वही आपके डिफिकल्ट टाइम्स में आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। यहां भी यही होता है कि यहां पर कुछ और कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि क्या है, जैसे कि इंक है, ब्लिंक है, ठीक है, मस्टर्ड है और एक कस्टर्ड है। ये सब क्या है, ये सब एक लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा। क्या नाम है, ये सब एक लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा। उसके क्या है, उसके ये सारे पेट्स हैं। इंक जो है वो क्या है, किटन है। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, इंक क्या है, एक ब्लैक किटन है, यहीं पे लिखा हुआ है, इंक क्या है, एक ब्लैक किटन है। ठीक है, ब्लिंक क्या है, एक माउस है, और मस्टर्ड क्या है, एक डॉग है, और कस्टर्ड क्या है, एक ड्रैगन है। ठीक है, ये क्या है कि ये सारे इसके पेट हैं। अब एक ड्रैगन को उसने क्या बना रखा है, ड्रैगन को उसने पेट बना रखा है, तो भाई ये अपने आप में ही क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है कि भाई ड्रैगन जो है वो पेट कैसे हो सकता है। लेकिन पोम जो है वो इमेजिनरी है, और उस इमेजिनेशन में क्या दिखाया गया है, इमेजिनेशन में पोर्ट जो है ऑर्डिनेस, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो भाई ये जितने सारे पेट हैं, इंक जो है, ब्लिंक जो है, मस्टर्ड जो है, ये सब क्या है, ये बहुत ब्रेव है। दे बोस्ट देयर ब्रेवरी, ये अपनी ब्रेवरी को बड़ा ही बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। वेयर एज कस्टर्ड जो है वो क्या है, एक कावर्ड है। ठीक है, एक टिमिड है, एक टिमिड है, कावर्ड है, डरपोक है। ठीक है, जो बेसिकली क्या है, अपीरियंस में बहुत फियरफुल है। अपीरियंस में क्या है,
अपीरियंस में बहुत फियरफुल है, देखने में बड़ा ही डर लगता है इसको, बाकी सारे जो हैं, और ये क्या होता है, ये रोता रहता है किसके लिए, नाइस सेफ केज के लिए। किसके लिए रोता है, नाइस सेफ केज के लिए। मतलब कॉन्फ्लिक्ट है ना यार, अपीयरेंस ऐसा, और मतलब बात है ऐसी कि मुझे एक नाइस सेफ केस दे दो, मैं तो कावर्ड हूं, मैं तो टिमिड हूं। तो यही दिखाया है कि भाई कावर्ड जो इंसान है, कावर्ड जो एनिमल है, कस्टर्ड, जो एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या करता है, एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में हेल्पफुल होता है बेलिंडा के लिए, जो उसको रेस्क्यू करता है, उसको बचाता है, किससे, पायरेट से। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले अपीयरेंस देख लेते हैं इसका, कैसा अपीयरेंस है। कि भाई इसका अपीयरेंस है कि इसके बिग शार्प टीथ है, ठीक है, क्या है, इसके बिग शार्प टीथ है, और स्केल्स है इसके अंडरनीथ, चिमनी है इसकी नोज, ठीक है, उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। और एक ये वर्ड है रेलियोट्रिलिया डैगर्स ऑन हिज टोज। ये रेलियोट्रिलियो जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब है रियली ट्रूली। बात समझ में आ रही है, क्या वर्ड है, रियली ट्रूली। क्लियर है, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है, पोएटिक लाइसेंस, अभी मैंने बताया था ना, किसमें बताइए, हाँ, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में, ये भी क्या है, ये भी एक पोएटिक लाइसेंस है, मैंने बताया था कि वहां मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये रियली ट्रूली वर्ड इन्होंने क्यों यूज किया, ताकि क्या कर सके, ताकि रीडर्स को एम्फसाइज कर सके, ये बिलीव कराने में कि हाँ एक ड्रैगन जो है वो पेट हो सकता है, इसीलिए बार बार वो रियली ट्रूली वर्ड का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं कि भाई सब यहाँ पर ये क्या है, ये सब की ब्रेवरी है, बहुत ब्रेव है, ये सब बहुत ब्रेव है। ठीक है, टाइगर जो है वो मस्टर्ड जो है वो टाइगर जैसा है, और बिलिंडा जो है वो बैरल फुल ऑफ बियर्स है, कस्टर्ड जो है वो बेचारा नाइस सेफ के लिए रोता रहता है। इंक और ब्लिंक है वो क्या कर सकते हैं, चेज डाउन, ठीक है, यानी कि उसको भगा सकते हैं, किसको, लाइन को, ठीक है, इतने पावरफुल है। वेयरएस कस्टर्ड जो है वो कावर्ड है और नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है कि मुझे केज दे दो, मैं तो चुपचाप से वहीं बैठूंगा। अब क्या करते हैं ये लोग हंसी उड़ाते हैं, किसकी, ये लोग हंसी उड़ाते हैं, किसकी, ये लोग हंसी उड़ाते हैं, ड्रैगन की, हमारी कस्टर्ड की, कि भाई तू क्या है, तू क्या है, तू एक परसिवल है। परसिवल क्या होता है, एक किंग ऑर्थर के कोर्ट में एक क्या था, वॉरियर था, जिसको अपनी जो शक्ति होती उसका पता ही नहीं था, मतलब इस तरीके की कहानी पढ़ लेना था। ठीक है, तो इस तरीके का है कि ये क्या है, ये अनमर्सीफुली क्या करती है, टिकल्ड करती है, यानी कि इसके इतनी गुलगुली मचाती है कि वो अनमर्सीफुल हो जाता है। अब अनमर्सीफुल क्यों है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि इसकी जो अपीयरेंस है, इसका जो अपर बॉडी लेयर है वो कैसी है, अपर बॉडी लेयर है वो उसके स्केल्स हो रखे हैं। स्केल्स का मतलब होता है रफ, रफ स्किन, उसकी जो स्किन है वो रफ है, तो उस पर गुलगुली आराम से नहीं हो सकती, तो इसलिए वो अनमर्सीफुली उसको क्या करती है, टिकल करती है। ये लोग उसको क्या बुलाते हैं, ये लोग उसको परसीवल बुलाते हैं, और साथ में सब अपने रेड वैगन में बैठ जाते हैं और कावर्डी ड्रैगन पर हंसते हैं। अब ये सब ये कर ही रहे होते हैं कि एकदम से क्या आता है, एकदम से एक पायरेट आ जाता है, पायरेट वालों में समुद्री गुंडा होता है, वो आ जाता है, और उसको देखकर लगता है कि वो किसके लिए नहीं आया है, वो किसी एक अच्छे रीजन के लिए तो नहीं आया है। बात समझ में आ गई, वो किसी एक अच्छे रीजन के लिए नहीं आया। तो क्या होता है कि भाई उसका जो अपीयरेंस है वो क्या है, पायरेट का अपीयरेंस ये रहा, याद रखिएगा, उसके कटलस ब्राइट है, दोनों हैंड्स में पिस्टल है, ठीक है, उसकी एक बियर्ड जो है वो ब्लैक है, एक लेग जो है वो वुड की है, और उसको देख रहा है कि वो किसी अच्छे रीजन के लिए नहीं आया, मतलब उसका जो मोटिव है वो क्या है, उसका जो मोटिव है वो कुछ सस्पिशियस है, मतलब ओवरऑल क्या करने के लिए आया है, ओवरऑल उनको हार्म करने के लिए आया, हो सकता है उनको रॉब करने के लिए आया हो। तो अब क्या है कि भाई बिलिन ये आ गया, कौन आ गया, अब यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम, सर्कमस्टांसेस आ गए भाई के प्रॉब्लम में फंस गए। अब तो इन सबकी ब्रेवरी जो थी कि भाई जो मस्टर्ड था वो क्या था, वो टाइगर इन अ रेस था, इंक और ब्लिंक तो लाइन को नीचे भगा सकते थे, और बिलिंडा तो बैरल फुल ऑफ बियर्स थी। तो सबसे पहले सबसे पहले किसको फेस करना चाहिए था, पायरेट को, इन सबको फेस करना चाहिए था। लेकिन कस्टर्ड ये जो थे ये सब भाग गए, ये देखो ये सब भाग गए, ये यहाँ सब भाग गए, राइट। अब लेकिन यहाँ रेस्क्यू करने के लिए कौन आया, रेस्क्यू करने के लिए एक आया जो था कस्टर्ड, ठीक है, वो किस तरीके से, इंजन की तरह स्नॉटिंग कर रहा था, हाँ सांसें भर रहा था, उसकी जो
टेल थी वो इस तरीके से पुश कर रहा था जैसे आयरन एंड डंजन होता है। डंजन क्या नाम है, पुराने टाइम में अंडरग्राउंड जेल हुआ करती थी, उनके जो बार्स थे उस पर अगर आयरन मारा जाता था तो पूरी उनकी आवाज जो थी वो एको करती थी। तो इसी तरीके से वो एको होती है, उसकी इतनी तेज आवाज होती है कि आवाज से कोई डर जाए। फिर वो इस तरीके से ढम ढम ढम, ये सारी क्या लिखी है, ये सारी ओनोमोटोपियो है। क्या है, ओनोमोटोपियो है। ठीक है, और वो किसके पास जाता है, पायरेट के पास जाता है। जैसे कि रॉबिन बर्ड किसको खाने के लिए जाती है, वॉर्म को खाने के लिए जाती है। और वो जाते ही क्या हो जाता है, और वो जाते ही उसको इसको देखकर वो क्या करता है, पायरेट वो बिलिंडा के ड्रैगन को देखकर कुछ गॉर्ग निकालता है, कुछ अल्कोहल निकालता है अपने पॉकेट फ्लैगन से और उनको गल्प कर जाता है, यानी कि निकल जाता है। उसके बाद 2 बुलेट को वो फायर करता है, लेकिन तब तक वो बुलेट जो है वो नहीं लगती है किसको, कस्टर्ड को। और कस्टर्ड उस पायरेट को क्या करता है, एक एक बाइट खा जाता है। ठीक है, फिर सब इसको क्या करते हैं, इसके लिए बड़ा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, थैंकफुल होते हैं। लेकिन थैंकफुल होने के साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि भाई क्या करना है, कि अब जहां पर आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जहां पर आपकी ब्रेवरी की, आपके करेजेस की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तो आप हार्ड टाइम में तो आप थे ही नहीं ना। अब वो कहते हैं कि मस्टर्ड क्या कहते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा ब्रेव होता, लेकिन मैं फ्लस्टर्ड हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। ठीक है, वाह। इंक और बिलिंग क्या कहते हैं कि हम तुमसे 3 टाइम होते, ठीक है, लेकिन हम भी क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। तो कस्टर्ड कहता है हाँ मैं सबसे एग्री करता हूं कि सब मुझसे ज्यादा ब्रेव है, मैं ही हूं जो एक कावर्ड हूं और टिमिड हूं। यानी कि हार्ड टाइम में जो आपके साथ खड़ा है वो ही करेजियस है, जो आपको हेल्प कर रहा है वही आपका सच्चा साथी है। बात समझ में आ गई, इतना ध्यान रखना है। चलिए लास्ट पोम पर चलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है एन ग्रेगरी। क्लियर, चलिए। ओके, सो नाउ वी हैव द लास्ट पोम ऑफ आवर सिलेबस फॉर एन ग्रेगरी। एन क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं। एन एक गर्ल है, राइट। वो किससे बात कर रही है, वो हो सकता है कि या तो पोर्ट से बात कर रही हो या फिर किसी यंग मैन से बात कर रही हो। भाई ये ध्यान रखना है, ये क्लियर नहीं है कि वो पोर्ट से ही बात कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर पोर्ट के आता है तो हम पोर्ट मान लेंगे, अगर यंग मैन आ रहा है तो यंग मैन मान लेंगे। बात समझ में आ गई। अब इस पोम में हमको क्या देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी थीम समझो। एक थीम है इसकी हैंडसम, हैंडसम डस एज हैंडसम, राइट। हैंडसम डज एट हैंडसम, इसका मतलब क्या है भाई, हैंडसम डज एट हैंडसम, यानी कि जो लोग अच्छे होते हैं वो अच्छा एक्ट करते हैं, ना कि उनके लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। यानी कि यहां पर जो बात कही गई है वो ये की गई है कि आपके लुक्स ज्यादा मैटर नहीं करते, आपका एक्ट ज्यादा मैटर करता है। हैंडसम डज एट हैंडसम डज, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि ब्यूटी is not on the facial mode, but true beauty reflected in the soul। क्या बात लिखी है, ब्यूटी इज नॉट ऑन द फेशियल मोड बट ट्रू ब्यूटी रिफ्लेक्टेड इन द सोल। मतलब आपकी जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पर नहीं, आपकी आत्मा में दिखाई देती है। यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं विलियम बटलर यीट्स, किसको, एन ग्रेगरी को। क्योंकि एन जो है वो क्या है, एन की जो खूबसूरती है वो किसकी वजह से, उसके येलो हेयर्स की वजह से है। किसकी वजह से है, उसके येलो हेयर्स की वजह से है। उस येलो हेयर्स के क्या पढ़ते हैं, उस येलो हेयर्स के रैम्पर्ट्स पढ़ते हैं। रैम्पर्ट्स का क्या मतलब होता है, रैम्पर्ट्स का मतलब होता है वॉल्स ऑफ द कैसल, वॉल्स ऑफ द कैसल फॉर प्रोटेक्टिंग पर्पस, प्रोटेक्टिंग
पर्पस। तो इसकी क्या है कि ये जो इसके हनी कलर्ड हेयर्स हैं वो उसके एयर्स पे पड़ते हैं, तो क्या करते हैं, इसको, इसके एयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसका एक और डीप सिग्निफिकेंस ये निकल कर आता है कि रैम्पर्ट्स बेसिकली क्या है, रैम्पर्ट्स बेसिकली इसकी ब्यूटी को इतना एनहांस कर रहे हैं कि जो मैन है वो इसके इनर सोल को देख ही नहीं पा रहा है, इनर ब्यूटी से रिलेट करती हुई चीजों को वो देख ही नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज ही इज फैसिनेटेड थ्रू हर आउटर ब्यूटी, के वो उसकी आउटर ब्यूटी से बहुत ज्यादा फैसिनेट है, राइट। ही इज नॉट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट हर इनर ब्यूटी, के भाई दिखने में सुंदर हो लेकिन मन से भी सुंदर हो कि नहीं हो, ये कोई नहीं देख रहा, राइट। तो यही कौन है, ये जो यंग मैन है, शायद पोर्ट हैं, वो इसको समझा रहे हैं कि क्या, कि ये तो तुम्हारे हनी कलर रैम्पर्ट्स है ना, इसके लिए लोग तुम्हें प्यार कर रहे हैं, ना कि तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए, तुम्हारी सोल के लिए, तुम्हारे बिहेवियर के लिए, तुम्हारे करेक्टर के लिए प्यार कर रहे हैं। क्लियर। अब इस बात पे एन जो है वो क्या कहती है, इस बात पे एन कहती है अगर लोग मेरे ब्यूटी के लिए मुझे प्यार कर रहे हैं, जो मैन जो है, जो डिस्पेयर है, सैड है, वो मुझे मेरी ब्यूटी के लिए प्यार कर रहा है, तो ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं अपने कलर हेयर को कलर कर लूंगी, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। कैरेट का मतलब या तो हम रेड मान लेंगे या ऑरेंज कलर के मान लेंगे। तो कहती है कि मैं क्या कर लूंगी, मैं या तो ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर के इनको कलर कर लूंगी। तब तो मैन जो डिस्पेयर है, मेरी ब्यूटी से फैसिनेटेड है, तब तो वो मुझे मेरे लिए प्यार करेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो खूबसूरती है उसको तो वो खत्म कर देगी ना, क्या कर कर, डाई कर कर, ठीक है। तो फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनली रिलीजियस मैन, कहते हैं मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को सुना है, किसको सुना है, एक ओल्ड रिलीजियस मैन को सुना है, यस्टर नाइट, यानी कि ये कंपाउंड वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ये कंपाउंड वर्ड है, इसका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है यस्टरडे नाइट, ठीक है। यानी कि मैंने यस्टरडे नाइट में एक रिलीजियस मैन को ये कहते हुए सुना है कि केवल गॉड जो है वो ही हमें हमारे लिए प्यार कर सकते हैं, ना कि हमारे लुक्स के लिए, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने रिलीजियस मैन को ही यहां पर क्यों लिया, क्योंकि होता क्या है बेटा कि हमें हर एक चीज समझाने के लिए रिलीजियस बुक्स का क्या लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि रिलीजियस बुक्स में ही सब कुछ चीजें लिखी हैं जिसके थ्रू हमारी लाइफ जो है वो रन हो रही है। तो यहां विलियम बटलर हीथ जो है वो भी क्या है, वो भी बहुत रिलीजियस हैं, क्योंकि उन्होंने 9th में भी एक पोम लिखी है, आपको शायद याद आ रही होगी, ठीक है। तो रिलीजियस मैन का क्या ले रहे हैं, एक सपोर्ट ले रहे हैं टू प्रूव दैट कि केवल भगवान ही है जो हमें हमारी खूबसूरती के लिए प्यार नहीं करते हैं, हम जैसे हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे डीड्स कैसे हैं, हम ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं, उसके लिए वो हमें प्यार करते हैं, और ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, राइट। सो आई होप यू पीपल हैव लाइक दिस वीडियो, बहुत पसंद आई होगी और बहुत आपको पर्पसफुल लगी होगी। इसी तरीके से और कंटेंट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा, तो स्टे इन टच विद अस। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।